अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पॉट, जहां गुफ्तगू बदलती है ज़िंदगी, और मैं हूं आपका होस्ट शाह मोहम्मद। नाज़रीन कराम, ज़िंदगी में कामयाबी उन लोगों को नहीं मिलती जो सिर्फ ख्वाब देखते हैं, बल्कि कामयाबी उनका मुकद्दर बनती है जो हर सुबह एक नए जज्बे, मस्बत सोच और मेहनत के अज़्म के साथ बेदार होते हैं। चैलेंजेस कितने ही बड़े क्यों ना हो, अगर आपका इरादा मजबूत हो और नीयत साफ हो तो हर बंद रास्ता खुल जाता है। तो आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ भी इसी तरह करेंगे कि जो आज के हमारे जो मौजूद मेहमान गिरामी हैं उनका ताल्लुक़ भी ऐसे ही है कि उन्होंने बड़ी मेहनत, जदोजहद, लगन के बाद आज जिस मकाम पर हैं उसके पीछे उनकी एक बहुत बड़ी जर्नी है। तो सबसे पहले मैं तारुफ़ कराना चाहूँगा जनाब सैयद ताहिर रिजवी साहब, जो कि एंटरप्रेन्योर भी हैं, मीडिया तजज़ियाकार भी हैं, सिंगर भी हैं, और भी बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि एक डाइवर्सिफाइड टैलेंटेड पर्सनालिटी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कीमती वक्त दिया। थैंक यू। देन हमारे साथ हैं सैयद अली रिजवी, जो कि फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव है, और ख़ास तौर पे हमारे जो यूथ है उसको मैं कहूँगा कि वो इनसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करें कि आज इनकी जो एज है माशाल्लाह इन्होंने आगे और बहुत सारी मंजिलें तय करनी है। हमारी नेक ख्वाहिशात, नेक दुआएं इनके साथ हैं कि इन्होंने इस उम्र में जो अचीवमेंट दी हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू फॉर हैविंग मी। वेलकम। देन हमारे तीसरे आज के जो गेस्ट हैं बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, सिंगर हैं जनाब सैयद काशिफ अली। काशिफ, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा नाज़रीन, मैं चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस शो में अगर शामिल होना चाहते हैं तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, और हमारा जो नंबर है वो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे 021-343-1433। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो, अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, तो फिर फ़ोन उठाएं और आप हमें कॉल करें। यकीनन आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। हमेशा कोशिश कीजिएगा हम दायरे में रहते हुए, इखलाक के दायरे में रहते हुए सवाल करें, तो इंशाल्लाह आप भी हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। और ख़ास तौर पे मैं यूथ को कहता हूँ कि जब भी आप कुछ करने की जस्तजू रखते हैं, अगर आप में कोई ऐसा आइडिया है तो आप हमारे शो में भी आ सकते हैं। मैं आपको ज़रूर इनवाइट करूँगा। तो हमारा जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, हमारे जो सेल्स के लोग हैं, हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनसे आप रब्ता कर सकते हैं। और अगर किसी वजूहात की बिना पर अगर आप ये शो ना देख सकें तो सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करके यह पूरा शो आप देख सकते हैं, और यकीनन इस शो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं सैयद ताहिर रिजवी साहब की तरफ। सर, ये बताइए कि मैंने देख रहा था, स्टडी कर रहा था कि आपने माशाल्लाह बड़ी स्ट्रगल की है, मेहनत की है, और मल्टी टैलेंटेड हैं, आप सिंगर हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी जर्नी जो है ना वो हमारे नाज़रीन को बताएं, ताकि हमारे नाज़रीन भी मोटिवेट हों कि नहीं, अगर हिम्मत हो, इरादा मजबूत हो तो आप अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है, और ज़ाहिर है हिम्मत और मेहनत से ही आदमी आगे बढ़ता है। जर्नी इस तरह की है, बेसिकली मेरे फादर जो हैं वो एक स्कूल टीचर थे, और उसके बाद उन्होंने जब रिटायर हुए तो बिज़नेस शुरू कर दिया साइंटिफिक इक्विपमेंट का। इत्तेफाक से उनका जब इंतकाल हुआ तो मैं बहुत छोटा था। मैंने फिर अपने बिज़नेस को संभाला। उस दौरान अपने बिज़नेस के साथ साथ ज़ाहिर है थोड़ा बहुत मुझे शौक़ हुआ सिंगिंग का, तो मैंने फिर सिंगिंग शुरू की। एक दो उस्ताद हैं मेरे, उन्होंने बड़ी मेरी हेल्प की। उसके बाद मेरे 2-3 वॉल्यूम आए। फिर बिज़नेस में आपको पता है ग्रोथ होती रहती है, जितनी मेहनत करें उतना आगे जाता है आदमी। तो वो सफ़र चलता रहा। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैं बिज़नेस में इतना बिजी हो गया कि सिंगिंग की तरफ इतना मैं नहीं रहा। जबकि मेरा 1-2 गाने बड़े मशहूर हुए थे उस ज़माने में। एक हीरे नहीं था, वो तो वीडियो बहुत चली है, तो जब मैंने सिंगिंग स्टार्ट की। बिल्कुल, मैं देख रहा था। तो ऐसा होता है कि फिर जब मैं बिज़नेस में लग गया, ज़ाहिर है बिज़नेस से कैसा होता है ना, मज़ा के जब आदमी का पैसे आ भी रहते हैं और थोड़ा वो भी कर रहा होता है, तो मेहनत इस तरह करते करते फिर मैंने कोई 2012 में या 2010 में बेसिकली मेरा चाइना आना जाना होता था।
तो मुझे एकदम ख्याल आया, मैंने कहा यार मैं भी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करूं, कुछ पाकिस्तान में काम करूं। हमने फिर साइंटिफिक इक्विपमेंट से स्विच किया, क्योंकि साइंटिफिक इक्विपमेंट उस वक्त तकरीबन ख़त्म हो गए थे, तो मैं कंप्यूटर बिजनेस में आ गया। कंप्यूटर बिजनेस में आया तो मैं चाइना गया। जब मैंने चाइना गया तो वहाँ देखा कि मतलब वो 2-2 फ्लोर की फैक्ट्रियाँ हैं और वो सामान बना रहे हैं, तो हम उनसे लेते थे। तो मैंने फिर बैठे बैठे सोचा, मैंने कहा यार ये भी तो दुनिया से पार्ट्स ले रहे हैं और इनका स्टाफ जो है बना रहा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो मैंने 2010 में 11 में मैंने फिर प्लॉट लिया और फैक्ट्री लगाई। 16 में फैक्ट्री ऑन हो गई थी और उसमें फिर हमने कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन भी बनाए। फिर एकदम ये जब कोरोना आया तो थोड़ा सा जाहिर है पूरी वर्ल्ड शेक हुई, तो उसमें थोड़ा जाहिर है बिजनेस भी डिस्टर्ब हुआ, लेकिन मैंने उसमें एक एक्सपीरियंस किया। और आपने अभी कहा कि हमारा प्रोग्राम मोटिवेशन के लिए, हमारा प्रोग्राम हौसला अफजाई के लिए, हमारा प्रोग्राम पॉजिटिविटी के लिए, ज़रूर पॉजिटिविटी होनी चाहिए और बिल्कुल मैं उसी को रेफरेंस दूंगा। जब मैंने फैक्ट्री शुरू की, मेरी फैक्ट्री में जाहिर है लेबर आई। उस ज़माने में हमारा स्लोगन है कि वी आर द फर्स्ट आईटी इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। क्या बात तो है। जब लोग आए उस वक्त पाकिस्तान में कोई ऐसी आईटी की चीज़ को सोच भी नहीं सकता था बनाने को। कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप तो सोच ही नहीं सकता था बनाने को। लोग बस डब्बा बंद आता था और यहाँ भेज देते थे लाके। ट्रस्ट भी नहीं करते थे लोग पाकिस्तान पे। फिर मैंने जब स्टाफ को बुलाया, अब इसमें एक मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा। जी जी बिल्कुल। मेरे पास पारा चिनार से और पेशावर की साइड से 2-3 लेबर आई और वो लेबर ऐसी थी वो उर्दू भी सही नहीं बोल सकते थे। फिर हमने उनको ट्रेनिंग दी, हफ्ते 15 दिन हमने उन्हें ट्रेनिंग दी। उसके बाद माशाल्लाह वो इतना अच्छा काम करने लगे। जबकि आपको पता है जाहिर असेंबलिंग है, वो पढ़े लिखे का काम है, लेकिन ये कि उन्होंने, तो मेरा कहने का मकसद ये, आपने जो अभी कहा ना हमारा प्रोग्राम है कि यंग जनरेशन को मोटिवेट करना, और मैं बिल्कुल इस बात का कायल हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट भरा हुआ है, कूट कूट के भरा हुआ है। बस फ़र्क क्या है, 2 है। एक जगह में थोड़ी सी जाहिर है, देखें एक बल्ब जब जल रहा होता है ना तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं तो जलता है। छोटा मोटा नेगेटिव जिसको सच्चाई कहते हैं वो भी बयान करना चाहिए। अगर हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अच्छे बच्चे हैं, बहुत मेहनत करने वाले हैं, बड़ी जल्दी पिक करने वाले हैं, और मैं समझता हूँ, मैं चूँकि चाइना में मैं काफ़ी अर्सा मैंने गुजारा है, तो मैंने जब देखा ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो स्टूडेंट है, हमारे जो यंग जनरेशन है, हमारे जो लोग हैं, आप यकीन करें चाइनीज़ बच्चों से कहीं आगे हैं। अब आप कहेंगे यार चाइना ने इतनी तरक्की कर ली, हमने क्यों नहीं की। इवन मैं आपकी एग्जांपल दूं ना कि आप चाइना गए तो आपने देखा कि अगर ये कर रहे तो व्हाई नॉट मी। यस मतलब आपने उसको एक जस्ट आपने एक्सपीरियंस किया और फिर आपने कहा कि जो ये पार्ट्स कहीं से मंगा के मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। जी, और किया। और उसके बाद मैं वही आपको बता रहा था, अब वो टैलेंटेड तो हैं, बच्चे भी बहुत हैं, लेकिन एक तल्ख पहलू होता है, वो तल्ख पहलू भी बयान करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ उस तरीके से ना बच्चों की हौसला अफजाई नहीं है, हमारे यहाँ उस तरीके से मेरिट नहीं है। अगर मेरिट हो, बच्चों की हौसला अफजाई हो, थोड़ा सा, आपको थोड़ा यहाँ इंटरप्ट थोड़ा सा गवर्नमेंट लेवल पे मैं अपने नाजरीन को बताना चाहूंगा कि ताहिर रिजवी साहब के साथ जो आपको गेस्ट नजर आ रहे हैं, सैयद अली रिजवी, वो इनके बेटे हैं और माशाल्लाह अली रजा रिजवी। तो ये आपका कॉम्बिनेशन फ्रेंडली, और ये जो आप एक कहते हैं ना बच्चों पे शफकत का हाथ और साथ में दोस्त बनाना, तो बच्चा आज आपके साथ माशाल्लाह बैठा हुआ और बड़ा अच्छा लगता होगा कि बच्चा तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। जाहिर है, और हर बाप को बच्चों के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। एक और भी मैं आपको शेयर करूंगा जी कि मैं बहुत ज्यादा बिजनेस में मसरूफ रहता था। फिर 2020 में जब कोरोना आया तो मेरा चाइना का ऑफिस बंद हो गया। तो पाकिस्तान आ गया कोरोना में, तो फिर 2 साल तक लोग जा ही नहीं सकते थे। तो मैंने फैमिली के साथ वक्त नहीं गुजारा था, लेकिन मेरी खुशकिस्मती कि 2020 में जब कोरोना आया तो उसके बाद जाहिर है मैं घर बैठ गया। बिजनेस इतना था नहीं, फैक्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह चल रही थी छोटा मोटा। तो मुझे अली रज़ा के साथ बहुत टाइम मिला कि मैं इसके साथ टाइम एक्सपेंड करूं और कुछ इसको गाइड कर सकूं और कुछ बता सकूं। जाहिर है माशाल्लाह ये तो मैं कहूँगा किया तो इसने खुद है, मेरा इसके अंदर कोई कमाल नहीं है। क्योंकि मुझे तो एक दिन जब पता चला, कहने लगा पापा वो मैं एक कंपटीशन में मेरा नाम आया है और मैं वो कंपटीशन में जा रहा हूँ। मैंने कहा है कौन सा कंपटीशन? कहने वो वेट लिफ्टिंग का। मैंने कहा है, कहने हाँ वो गुलशन इकबाल में मेरा नाम क्वालिफाई हुआ है, वहाँ मैं जाऊँगा। वहाँ से मैं एकदम थोड़ा सा चौंका। मैंने कहा यार माशाल्लाह, मतलब इसने अपने तौर पे, जबकि आप यकीन करें हमारे यहाँ कोई जाहिर है किसी का कोई ताल्लुक ही नहीं है इस फील्ड से, मैं अपने काम में बिजी था। ये बस इसने बॉडी बनानी शुरू की थी, तो वो मैंने कहा अच्छा ठीक है, नहीं अच्छी बात है, ये तो जाओ जिम जाने से ज़रा, मैंने कहा थोड़ा जहन वहन भी बच्चा है तो ये जहन भी खुलेगा और वो, मैंने इसको खुली परमिशन दी। लेकिन उस दौरान फिर इसने मुझे इंकिशाफ किया कि मेरा कंपटीशन में नाम आ गया। कंपटीशन में गया तो मेरा ख्याल 2nd या 3rd नंबर था। तो
तो वहाँ से फिर मुझे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, और इसको मैंने कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं दी कि मतलब इसने खुद अपनी, हाँ एक बात है, जब इसने मैंने देखा कि ये कर रहा है तो कहने पापा, मैंने कहा भाई देखो जहाँ तुम्हारा दिल कर रहा है उस तरफ जाओ। मैंने अपनी एक बात इन्होंने मुझे कही थी जो मुझे अब तक याद है, बिल्कुल, कि जो तुम्हें शेफ बनना है तुम शेफ बनो, तुम्हें इंजीनियर बनना है इंजीनियर बनो, तो पायलट, जिस फील्ड में जाओ बस वहां पे नंबर 1 होने चाहिए। क्या बात यू नीड टू बी द बेस्ट इन व्हाटएवर यू डू। तो वो एक बात थी जो मुझे याद थी। एंड ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो है कोई रोल प्ले नहीं किया, तो आई डोंट एग्री विद दिस। आई थिंक ही वाज वेरी सपोर्टिव इनिशियली। आई थिंक ब्राउन कल्चर में, हमारे सोसाइटी में जब कोई जिम शुरू भी करता है तो उसको बहुत थोड़ा नेगेटिव उसमें देखा जाता है कि इससे क्या होगा, बॉडी बनाने से क्या फायदा है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ इट। तो ही वाज वेरी सपोर्टिव। इन्होंने जब मेरी हौसला अफजाई की तो मेरा फिर और दिल करा, ऑब्वियसली वहाँ से मुझे एक सुकून था कि नहीं, माई पेरेंट्स आर बिहाइंड मी एंड ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ। एंड उसके बाद इवन विद कंटेंट क्रिएशन, आई फील लाइक जब मैंने शुरू किया था तो उस वक्त इतने क्रिएटर्स थे नहीं, एंड बहुत वैसी फील्ड थी कि लाइक बंदा शौक में कर ले बट इससे कुछ निकल नहीं सकता। और मैंने खैर इस नीयत से भी नहीं किया था कि इससे कुछ निकलेगा, मुझे बस आई एंजॉयड डूइंग इट। मैंने किया, मैंने इनको भी वीडियोस दिखाई, ये भी देख के हंसते थे, खुश होते थे, तो मुझे और अच्छा लगता था। ये भी ऐसा भी हो सकता था कि ये मुझे मना कर देते कि तुम ये क्यों लगा रहे हो, क्यों कर रहे हो, ऐसा, बिकॉज इन्होंने इतना सपोर्ट किया तो ही तो मैं आगे गया, वरना तो कोई चांस ही नहीं था। तो इन्हीं की वजह से मैं आज हूं, वरना यहाँ नहीं होता। बिल्कुल आपने सही कहा। देखें, पेरेंट्स का एक रोल होता है, सपोर्टर होना चाहिए, मोटिवेशन मिलनी चाहिए। अक्सर हम अपने बच्चों को डांट देते हैं कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। तो बच्चों को, जो आपने शुरू में भी बात की थी कि आप अगर जहां उनका माइंड हो और जो वो चाहते हो, बिल्कुल जो वो चाहते हो उनको वो करने दें, ताकि उनको कभी जिंदगी में आगे चलकर अफसोस ना हो कि मैं ये करना चाह रहा था, पेरेंट्स ने मुझे ये कह दिया। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि आगे आप। जी, तो मैं ये कह रहा था कि मतलब माशाल्लाह पाकिस्तान में टैलेंट भी है, पाकिस्तानी बच्चे बहुत ज़हीन है, और जो यंग जनरेशन आ रही है, अब जो जनरेशन आ रही है उसके पास तो बहुत कुछ है ना, उसके पास AI भी है, उसके पास गूगल भी है, उसके पास इंस्टाग्राम भी है, सोशल मीडिया पूरा, हाँ, उसके पास सोशल मीडिया में मौजूद है, वो उससे सीख भी सकता है। हमारी जो जनरेशन थी ना उसमें ये सब नहीं था। हमारे तो मोबाइल फोन भी बहुत बाद में आया था, वो बड़ा वाला मोबाइल फोन, हाँ, वो नोकिया से पहले वो जो बड़ा वाला है जिसको हम लोग कहते थे हथौड़ा फोन, तो वो फोन आया था, तो वहां से हमने थोड़ा देखा। लेकिन हमने भी माशाल्लाह जाहिर है वो फोन देखा, उसके बाद फिर वो दूसरा फोन देखा, फिर लेकिन इन लोगों को तो पूरा पैक मिला है। तो इसलिए, और सबसे बड़ी बात कि हमारे जो बच्चे हैं ना उनमें ऑलरेडी था। ये नहीं कहेंगे जी वो अब चूंकि दुनिया तरक्की कर चुकी है, अब गूगल है, इंस्टाग्राम है, AI आ गया है, इसलिए हमारे बच्चे के जीन में पहले से चीज़ें मौजूद थी। देखिए बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने हमारे यहाँ नाम किया है, मतलब उस ज़माने में जब फैसिलिटीज़ नहीं थी। क्रिकेट में हमने नाम किया, हॉकी में हमने नाम किया, हमारे बहुत सारी फील्ड ऐसी है। जाहिर है मेडिसिन में हमने नाम किया। हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा टैलेंट है। इवन उस वक्त तो स्कूलिंग भी हम गवर्नमेंट स्कूल, मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हूँ। जी, मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हूँ, तो हर चीज़ बहुत अच्छी है। और अब ठीक है प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल भी जाहिर है बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं, और गवर्नमेंट स्कूल भी काम कर रहे हैं जाहिर है। लेकिन देखिए सवाल ये पैदा होता है जब जमीन जरखेज होती है ना, पौधा उसी में निकलता है। तो हमारे जो बच्चा है ना हमारे मुल्क का, अगर कोई बच्चा ये कहता है नहीं मुझे जॉब नहीं मिल रही, मेरे पास सिफारिश नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, अब वो ज़माना ख़त्म हो गया। पहले क्या होता था, सिफारिश का मोहताज होता था बच्चा, या ये कि पैसे होंगे तो मुझे कोई जॉब मिलेगी, मतलब अब वो नहीं है। अब क्या है कि अगर उसके अंदर टैलेंट है वो आराम से अपना काम कर सकता है, वो अपनी जॉब कर सकता है। आपने अभी थोड़ी देर पहले यही जिक्र किया कि ई-कॉमर्स में काम कर सकता है, डिजिटल मार्केटिंग। जी बिल्कुल। तो ये ज़माना इसका है, इसमें बच्चा जो है ना उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए ओपन फील्ड है। मगर अगर वो दूसरी तरफ, जैसे आजकल एक बड़ा बुरा पहलू चल रहा है यहाँ पर कि स्कूल कॉलेजेस में जो ड्रग वाला मसला है, ये चीज़ बड़ी बुरी है। इस पे हम आते हैं आपसे दोबारा, यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे। अब चलते हैं सईद अली रज़ा की तरफ। अली रज़ा, नाउ वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल विलेज, ठीक है, हमारे यूथ के पास पूरी दुनिया एक मोबाइल के अंदर मौजूद है। बिल्कुल। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आजकल, मैं समझता हूँ कि हम उसका इस्तेमाल अगर पॉजिटिवली करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपका इंस्टाग्राम अकाउंट देख रहा था, माशाल्लाह मोर देन 3 लाख फॉलोअर्स हैं आपके, तो दैट्स ग्रेट। मतलब इस एज के अंदर आपने जो अचीवमेंट दी है, और जो मैं आपकी वीडियोस देख रहा था, तो आप खासतौर पे हमारे यूथ को बताएं कि अगर वो कुछ करना चाहें विदाउट इन्वेस्टमेंट, आज के दौर के अंदर बगैर पैसों से हम इतना बहुत बड़ा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अपनी जर्नी बताइएगा ताकि हमारे यूथ को खासतौर पे मोटिवेशन मिले। आई थिंक लोग अक्सर एक्सक्यूजेस ढूंढना चाहते हैं, तो इसीलिए वो फिर इस तरह की बातें करते हैं, हमारे पास सबसे अच्छा कैमरा नहीं है, हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है।
बार बार इस तरह की ये बातें अच्छा करना। वक्त नहीं है। हाँ, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगेन आई फील लाइक कंटेंट क्रिएशन इज अ प्रिविलेज। ये भी एक जो है अल्लाह का करम है कि मुझे मौका मिला है कि मैं इस तरह की फील्ड में जा पाऊँ। बहुत से लोग नहीं कर पाते, उनकी जो है ना डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिसकी वजह से दे कांट परस्यू सर्टेन फील्ड्स। तो उनके लिए तो खैर मैं आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट आई कैन टेल देम, बट मेरी पर्सनल जर्नी ये थी कि स्कूल में मैं बहुत ऑब्वियसली कमज़ोर था, आई वाज वेरी स्किनी, तो आई वुड बी थ्रोन अराउंड अ लॉट। एंड जब मुझे वो ऑब्वियसली मैं देखता था कि एक जब आप व्हेन यू कैन स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ ना, तो वो चीज़ आपको जो है ना कहीं जाके चुभती है, और फिर आपको इवेंचुअली एक दिन फील होता है कि कब तक मैं ऐसे ज़िंदगी जीऊँगा कि फिजिकली मैं इतना कमज़ोर हूँ, मैं अपने लिए कुछ कर ही नहीं सकता। एंड वो एक दो बार जब आप वो एक खौफ फील करते हैं ना, एक फियर, वेयर जैसे अगर आपको कोई आगे से कुछ कह भी रहा है एंड आप कुछ आगे से स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, बट आप नहीं कर पाते बिकॉज आपको इतना डर लग रहा होता है कि मेरे साथ क्या होगा। वो एक दो बार जब मैंने फीलिंग एक्सपीरियंस की ना, मैंने कहा ऐसे मुझे कभी ज़िंदगी में फील नहीं करना, कि नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू से कि मुझे किसी से लड़ना है वो, पर इतना होना चाहिए कि आई एम एबल टू स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ, अपने हक के लिए मैं बात कर सकूँ। बिल्कुल। तो मैंने फिर ऐसे ही अच्छा पहले मैंने जब मेरा पहला दिन जो एक जिम में था यहाँ कराची में, मैं जाता था पल्स फिटनेस के नाम से, तो वो जब मैं ज्वाइन किया, मुझे 2 kg के डंबल में उठा रहा हूँ, मुझसे उठाए नहीं जा रहे, इतना मैं स्ट्रगल कर रहा था। मुझे इतनी शर्म आई कि मैंने फिर वो मेरा उस दिन पहला और आखिरी दिन था, ट्रायल था, मैं कहा मैं अभी जिम तो नहीं जा सकता, मेरा कोई यहाँ पे लेवल नहीं है। मैं घर गया, फिर मैंने घर पे ही जो हमारा थोड़ी बहुत इक्विपमेंट थी डंबल से, वहीं मैंने वर्कआउट करना शुरू कर दिया। अब कोई जिम में भी नहीं था, घर पे ही बस मैं पुशअप्स किए, मैंने 1000 किस्म के स्क्वाट्स किए, अलग अलग चीज़ें की, पहले अपनी बेस बनाई स्ट्रॉन्ग। फिर उसके 5-6 महीने बाद आई इवेंचुअली देन जॉइन द जिम। तो मैंने अक्सर देखा है, लोग ये भी बोलते हैं हम तो जिम नहीं जा सकते तो हम कैसे करें, घर पे इतनी चीज़ें हो सकती हैं, घर पे सब हो सकता है प्रैक्टिकली। अगर आपके पास सिर्फ 5-6 डंबल है, आपको और कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, आप आराम से यू कैन बिकम फिट, फिजिकली फिट। ट्रेडमिल है तो और भी अच्छा है। तो खैर फिर मैंने इवेंचुअली फिर फर्स्ट 1 साल मैंने घर पे ही वर्कआउट किया एंड देन आई जॉइंड अ जिम। फिर वहाँ से बस एक बार वो आदत लग गई तो फिर छुट्टी नहीं। एंड देन आई फील लाइक आई वाज वेरी लकी कि मैंने यंग एज में शुरू कर दिया, 16-17 साल का था जब मैंने शुरू किया। आगे जाके जितना वक्त के बाद करते हैं वो उतना और मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बेहतर यही है इसको एक इन्वेस्टमेंट समझे कि जब आप जवान हैं आप तभी कर लें, ताकि फिर इसके फ़ायदे तो आपको फिर उम्र भर मिलते रहते हैं। नहीं, आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा। और आपकी बात से मुझे वो जैक मा की एक बात याद आई, जो alibaba.com के फाउंडर हैं जी। तो उन्होंने कहा कि जब मैं स्कूल में था तो मैं कोई अराउंड मोर देन 5 टाइम फेल हुआ, और जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो मैं बहुत दफ़ा जो है वो लोगों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन आज alibaba.com को अगर हम देखें बड़ी तो अभी वो iCloud पे भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और आज उनका एक बहुत बड़ा नाम है दुनिया के अंदर। तो ग्रेजुअली अगर हम अपनी इसको बातों को देखें तो कभी भी आपको कामयाबी जो है ना वो एकदम नहीं मिलती है, बल्कि फेलियर से स्टार्ट होती है। 100%। और फेलियर जो होता है वो समझो इज द की टू गेट सक्सेस। तो वो आपने बड़ा अच्छा है कि आपने गिव अप नहीं दिया ना, सरेंडर नहीं किया आपने, और आपने कहा नहीं मैंने करना है। तो फिर कोई भी काम इंसान जब जिंदगी में फर्स्ट टाइम करता है तो वो मुश्किल भी होता है और वो गलत भी आप करते हैं। I feel like ग्रेजुअली आप उसको कहीं ना कहीं बेहतर कर रहे होते हैं रोज बरोज। सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, बट एक और बहुत मुझे लगता है इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप बस मेहनत करें और रिजल्ट्स भी एक्सपेक्ट ना करें। उम्मीदें अपनी कोई नहीं रखें कि अच्छा मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, बट ट्राई वो भी बेहतर रहता है। हाँ, कि आप बस ट्राई करें, बाकी आप अल्लाह पे छोड़ दें। मैंने भी जब कंटेंट क्रिएशन शुरू की थी, मेरे कभी वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरे 10,000 फॉलोअर होंगे या मेरे 20,000 हो जाएंगे या लाख 100,000, दैट्स अ ह्यूज नंबर। बस मुझे ये था कि दिस वाज समथिंग आई एंजॉयड डूइंग, मुझे मजा आता था। मैंने बस सोचा यार कि एक अच्छा मैसेज मैं लोगों को दूं, फिटनेस का दूं, यंग जनरेशन का। बहुत फायदे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ, नेचुरल डोपामिन निकलता है, इतने लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। तो एक और ये भी चीज़ है कि जो भी आप करें एक्सपेक्टेशंस इतनी नहीं रखें, बस मेहनत करें, हैव फन विद इट, एंड देन बाकी रिजल्ट्स आएंगे। जाहिर है अल्लाह ताला पे छोड़ना चाहिए, मेहनत करना हमारा काम है, उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए। और अगर मेहनत कर रहे हैं दिल से तो अल्लाह भी रिजल्ट देता है। ऐसी बात नहीं है कि हमें ये होगा कि भाई नहीं, जब आदमी मेहनत करता है तो उसका रिजल्ट आता है। हाँ, देर सवेर ज़रूर होती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो बंदा सोच रहा होता है और रिजल्ट के करीब होता है और वो डिसअपॉइंट हो जाता है और छोड़ देता है। तो वो स्टेज जो है ना बड़ी ख़तरनाक होती है कि बंदा बस अगला लम्हा उसी का होता है और वो छोड़ देता है। तो यही सोचना चाहिए कि
करते रहना चाहिए। बिल्कुल। करते करते एक दिन जो है वो, बल्कि वो कहते हैं ना, गाते गाते गवैया, बिल्कुल बिल्कुल सही बात की। अच्छा, चलते हैं हम एंटरटेनमेंट की तरफ। और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक सैयद काशिफ अली हमारे साथ मौजूद है। और मैं नाज़रीन को कहूँगा, अगर आप इस शो में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं 021-343-1433 पर। चलते हैं काशिफ की तरफ और काशिफ से पूछेंगे कि आज कौन सा गाना सुना रहे हैं और आज की गुफ्तगू के बारे में थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि माशाल्लाह देखें आप, ऐसे ऐसे टैलेंट मौजूद है, तो हमें भी चाहिए कि किसी भी काम से हम पीछे ना हटें और उसमें आगे बढ़ें और मेहनत करें। मेहनत से ही हम कुछ सीख सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और माशाल्लाह सर आए हुए हैं और ये भी खुद बहुत अच्छा गाते हैं, तो इनके सामने गाना तो अजीब ही लगेगा मुझे थोड़ा सा, लेकिन इजाज़त है आप बगैर म्यूजिक के ऐसी बस थोड़ा सा जी। आलमगीर के बिल्कुल का एक सॉन्ग। शाम से पहले आना, धूप सारी ढल रही हो, शाम से पहले आना, धूप सारी ढल रही हो, फूल सारे खिल रहे हो, मौसम सारे ले आना, शाम से पहले आना। फिर वही दिन आए हैं, जाने क्या ले आए हैं, फिर वही दिन आए हैं, जाने क्या ले आए हैं, जीवन मेरा सारा तेरा, जीवन मेरा सारा तेरा, जीना तो एक बहाना है, शाम से पहले आना, धूप सारी ढल रही हो, फूल सारे खिल रहे हो, मौसम सारे ले आना, शाम से पहले आना। एक तेरे आ जाने से मिल रहे हैं ज़माने से, एक तेरे आ जाने से मिल रहे हैं ज़माने से, जीवन मेरा सारा तेरा, जीवन मेरा सारा तेरा, दूर फिर क्या जाना है, शाम से पहले आना, धूप सारी ढल रही हो, फूल सारे खिल रहे हो, मौसम सारे ले आना, शाम से पहले आना। बहुत ही खूबसूरत आवाज़, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ काशिफ, थैंक यू। ताहिर साहब, अक्सर लोगों के जहन में एक चीज़ होता है कि एक बिजनेसमैन और एक एंटरप्रेन्योर में फ़र्क क्या होता है। मेरी नज़र में एंटरप्रेन्योर वो होता है जो 50 दफ़ा गिर कर खड़े होने की हिम्मत रखता है, उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। और बिजनेसमैन एक सिंपल बिजनेस कर रहा होता है। तो आपने भी वो क्राइसिस का दौर देखा, जब मैं देख रहा था कि कोविड में आपका बिजनेस जो भी आपने किया था सब आपको वाइंड अप करना पड़ा, तो फिर वहाँ से आपने दोबारा अपनी जर्नी का आगाज़ किया। तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा वहाँ अच्छा, वो ऐसा था कि वाइंड अप नहीं किया था, बल्कि ऐसा हुआ था कोरोना में सब बंद हो गया था, ज़ाहिर है एक रनिंग, और उस वक्त ज़ाहिर है किसी भी फैक्ट्री को रन करने में उसको टाइम लगता है। फैक्ट्रीज में तो बल्कि ये कहते हैं कि एक जनरेशन बनाती है तो दूसरी जनरेशन उसका फ़ायदा उठाती है, इतना मेहनत का काम है, इंडस्ट्री बहुत मुश्किल काम है। तो जाहिर है वो जब कोरोना आया तो सब एकदम शट डाउन हो गया,
शट डाउन हुआ तो जाहिर है हमारा उस वक्त जर्नी बिल्कुल, हम समझ लें ऐसा था कोई जहाज़ जैसे टेक ऑफ करता है, टेक ऑफ के दरमियान अगर ख़राबी हो तो आपको पता है फिर कितनी मुश्किलात होती हैं। तो ज़ाहिर उसमें फिर 2-3-4 साल बहुत मुश्किलात रहीं और सारा वर्ल्ड बंद हो गया था। फिर उसके बाद ये कि वो वक्त किसी तरह वाकई बड़ी मुश्किल से और बड़ी सख्तियों के साथ निकाला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त समझ लें कि हम लोग पाकिस्तान में डेस्कटॉप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। यानी देखिए असेंबलिंग नहीं, असेंबलिंग तो ये होती है ना कि वो डब्बा मंगाया तो उसके अंदर चीज़ें लगा दी, हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, हर एक चीज़ और भी मैं बताना चाहूँगा, कभी कभी मुश्किलात ना कुछ दे के जाती हैं आपको, और हमेशा दे के जाती है। हाँ, फेलियर जो है वो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं देती है। तो जब ये हुआ तो अब जाहिर है चाइना से तो बंद हो गया सामान आना, तो हमने वो जो कंप्यूटर की केसिंग होती है वो हमने लोकल बनानी शुरू कर दी। और हमने कहा भाई अब वहाँ से तो आ नहीं रहा, काम तो करना है। ज़ाहिर हमारे पास क्लाइंट था, बड़ा अच्छा क्लाइंट था कॉर्पोरेट का, आज भी है हमारे पास। तो उस क्लाइंट की डिमांड तो हमारे पास थी कि भाई आप हमें सामान दें, ज़ाहिर है वो बैंकिंग सेक्टर का क्लाइंट है। तो फिर अब हमने कहा भाई क्या करें, फिर हमने उसको जल्दी जल्दी में सारी डाइयाँ वगैरह बनवाई और फिर उसमें केसिंग की। शुरू में वो ज़ाहिर है इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन ये कि फिर ग्रेजुअली 1-2 साल में अल्हम्दुलिल्लाह अब तो जाके वो सेट हो गया। तो क्या हुआ, कोरोना ने जहाँ नुकसान पहुँचाया, और बहुत सी इंडस्ट्री में मैं आपको बताऊँ कोरोना से बहुत नुकसान भी पहुँचा था, और कोरोना में बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप भी हुई हैं, बहुत सारे कारोबार चले भी हैं, बहुत से बंद हुए तो बहुत चले भी। तो इस तरह कभी कभी मुश्किलात जो है ना वो इंसान के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी देती हैं। बल्कि अभी मेरे ख्याल अली रज़ा ने एक रील बनाई थी इसी पे, मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें कुछ उसी का कुछ ऐसे ही था कि अगर मुश्किलात हैं तो मुश्किलात में आप परेशान ना हो, मुश्किलात आपको कुछ देने के लिए भी आती हैं। खाली यही नहीं होता कि वो आपको मुश्किलात ही होती हैं, बल्कि उसके अगेंस्ट आपको कोई ना कोई ज़िंदगी का सबक मिलता है। तो ये आपने वहाँ पर एक चीज़ बड़ी अच्छी कही, और मैं हमेशा कहता हूँ कि आजकल कुछ कंपनीज बन रही हैं और वो बाकायदा तौर पर अपनी कंपनी के नाम में ये ऐड करते हैं ऑल्टरनेटिव। तो ऑल्टरनेटिव मुतबादल, यानी कि आपने सोचा कि वहां तक अगर चीज बंद हो गई आना तो मुझे अब क्या करना चाहिए, तो फिर आपने मैन्युफैक्चरिंग तरफ गए। जी, बिल्कुल, यहाँ लोकल बड़ा मुश्किल काम था, बड़ा मुश्किल काम। जब कोविड था तो मैं उन दिनों में हम भी परेशान थे, घर पे बैठना पड़ गया था। तो मैंने क्या किया कि एक सॉफ्टवेयर है स्ट्रीम यार्ड से ना, मैंने वो सॉफ्टवेयर लिया, फेसबुक और यूट्यूब से मैं लाइव 2 घंटे का शो करता था, और मैं गेस्ट को घर से ऑन बोर्ड लेता था। जैसे आजकल आप चैनल पे देखते हैं ना कि विंडो में आपको गेस्ट नजर आ रहे होते हैं, उस जमाने में ये होता था कि हमने वो किया। फिर हमने उस पे लोगों को हेल्थ पे मोटिवेट किया, क्योंकि उन दिनों में एंजाइटी और स्ट्रेस लोगों का बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। तो वही ऑल्टरनेटिव आपके पास कहीं ना कहीं आपका जहन जाना चाहिए कि अगर एक रास्ता बंद हो गया है, मुश्किलात अपना रास्ता खुद बनाती है, बस क्योंकि फाइंडिंग योर वे, अपना रास्ता ढूंढ जी। तो फिर आप सोचे कि मुझे इसका ऑल्टरनेटिव क्या होना चाहिए, तो फिर जब आप वो कहते हैं ना जैसा आप सोचते हैं आपको रिजल्ट वैसा ही मिलता है। बिल्कुल। तो पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। तो आप माशाल्लाह पॉजिटिव रहे और बहुत अच्छा किया। चलते हैं अली रज़ा की तरफ। अली रज़ा, आप अपना फ्यूचर क्या प्लान कर रहे हैं कि अब आगे आपने क्या करना है, क्योंकि अभी तो आपकी जर्नी मैं कहूँगा स्टार्ट हुई है। ये सवाल जो है पापा, इसके ऊपर एक बात करते हैं कि कोविड के बाद से जो है ना बहुत मुश्किल है फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, बिकॉज कोविड से पहले किसी ने सोचा नहीं था इस तरह दुनिया बंद हो जाएगी, सब मास्क पहनेंगे, लॉकडाउन लग जाएगा। तो आई थिंक द वे आई लुक एट इट इज कि मैं कल क्या करूँगा, बस अपने काम पे फोकस कर रहा हूँ, जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ उसी पे मेरा ध्यान है, और अच्छा एक मैसेज यूथ को दूँ और उन्हें मोटिवेट करूँ, पुश करूँ, एंड खुद भी चीज़ें सीखता रहूँ, अपने कंफर्ट जोन से निकलूँ। बट एज सच फ्यूचर का तो मुझे कोई आइडिया नहीं हो, अल्लाह बेहतर जानते हैं। बट ये कि कंसिस्टेंसी इज द की टू गेट अपने काम सक्सेस। एक और बात है शाह साहब, सीखने की कोई उम्र खत्म नहीं होती। सीखने का अमल ऐसा है कि ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और खासतौर पे कंटेंट क्रिएशन जो होती है और इस तरह की जो इनकी फील्ड है, इनकी फील्ड में तो बस ये चलता ही रहता है, क्योंकि सारा आइडियाज डेवलप करना होता है खुद ही। मतलब शायद हमारी फैक्ट्रीज तो मशीनों पे चलती हैं, और इस तरह की जो कंटेंट क्रिएटर वाली फैक्ट्री होती है वो दिमाग पे चल रही होती है, ऐसा ही है। सारा काम, तो वो प्रोडक्शन चलती रहती है और वो जाहिर है उस तरह काम होता रहता है। तो ये कि जाहिर है फ्यूचर की प्रेडिक्शन करना, जिस तरीके से चेंजेस आ रही हैं, अब देखें, अब हमारा जो एरा था उसके अंदर ये सब नहीं था। अब इनका जो ज़माना है उसके अंदर, और जो यंग जनरेशन का ज़माना है उसमें एआई आ रहा है। अब एआई के बारे में भी लोग 2 किस्म की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं एआई लोगों को बेरोजगार कर देगी, लेकिन एआई क्रिएट भी करेगी। तो अब डिपेंड करता है, लेकिन वही बात आती है ना, हर जगह ये होता है कि अपने ज़माने में अपने आप को ज़माने के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। बिल्कुल। हमने अपने ज़माने में अपने आप को उस तरीके से एडजस्ट किया जैसा वो ज़माना चल रहा था। अब जो जनरेशन आ रही है उसको अब जो एडजस्ट नहीं करता,
जो ये सोचता है नहीं यार अच्छा मैं क्या करूं, या वो सोच रहा है डिसीजन नहीं ले रहा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डिसीजन मेकिंग। आपको सबसे पहले तो डिसीजन लेना, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट होता है कि आप फिर उसमें फोकस करें। फिर ये नहीं कि अभी इधर जा रहे हैं, अभी इधर जा रहे हैं, डिट्रैक हो रहे होते हैं। हाँ, तो अब जो यंग जनरेशन को, जो मैं अक्सर इनसे कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार मुझे ऐसा लगता है हमारा जमाना ज्यादा आसान था। हालांकि इनके सही कहते हैं आप लोग का था आसान। इनके जमाने में जो है ना वो ज्यादा कंपटीशन है, और खास तौर पे जो AI वाला अभी आ रहा है, जिसके बारे में हमारे यहाँ अभी इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन दुनिया में, मैं बड़ी मजेदार बात बताऊं, मैं चूंकि हार्डवेयर में काम करता था, AI सॉफ्टवेयर में होता था, तो मैं एक एग्जीबिशन में गया, ये बात है 2016-17 की, तो वहाँ पर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बाकायदा बूथ लगा हुआ था, और चूंकि मैं हार्डवेयर में था तो मैंने सिर्फ हार्डवेयर को देखता था और मैं इस तरफ जाते ही नहीं था। एक दो दफा मैं गुजरा तो बड़े बूथ बने हुए थे उसके अंदर, बड़ा काम हो रहा था। मैं सोचता था पता नहीं AI क्या है, क्योंकि मैं इंडस्ट्री खुद बड़ा मुश्किल काम था। अब जब ये आके थोड़ा सा इसका काम शुरू हुआ यहाँ पर, तो मुझे वो अपनी मेमोरी में वो चीज़ें याद आती हैं कि 2016-17 में बाकायदा मैंने उस वक्त उस एग्जीबिशन के अंदर 4-5-8 हज़ार लोग देखे थे जिनके बूथ थे, और लोगों का जो सर्कुलेशन था वहाँ, और वो AI पे काम कर रहे थे। और मैंने पूछा भाई ये क्या है, कहने जी AI है। अब मैं चूँकि हार्डवेयर खुद बहुत मुश्किल था, पाकिस्तान में किसी ने हार्डवेयर का काम किया ही नहीं था, हमें क्वालिटी भी, हमारा कॉम्पिटिटर भी कौन था, हमारे कॉम्पिटिटर सारे इंटरनेशनल, सब इंटरनेशनल, और ऐसे के मतलब बहुत मुश्किल था, तो बहुत टफ टाइम था। तो मैं उस वक्त इस तरफ नहीं देखता था। अब जाके ये पता चला कि जी AI तो उस वक्त तो इतना बड़ा काम हो रहा था, और जिसके नतीजा अब 10 साल बाद आए। तो अब यंग जनरेशन के बाद मैं एक बात कहूँगा, उनको ये भी चाहिए, वो देखें अगले 5 साल में क्या हो रहा है, अगले 10 साल में क्या होना है, ये ज़रूर देखें, क्योंकि इससे उनको पता चलेगा उनको क्या करना है। क्योंकि जिस तरीके से चेंजेस आ रही हैं और जिस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं, तो वाकई अब फ्यूचर को, जैसे मैं अपनी फील्ड में आया था, मैं बिजनेस कर रहा था, मैं बिजनेस में था। अब एक आदमी अगर बिजनेस कर रहा है ऐसा जो आगे जाके ख़त्म हो जाना है, एक ज़माने में आपको याद होगा वो कैमरे आते थे, कोडक की रील आती थी, वो कोडक की रील खत्म हो गई। कोडक ने उसके बाद जी एक कोडक है, आप देखें उन्होंने क्या किया, उन्होंने आगे जाके अपने काम को उस तरीके से नहीं वो कर सके, इनोवेशन नहीं लेकर आए, इनोवेशन नहीं लाए, खत्म हो गए वो। इसी तरह बिल्कुल ये यंग जनरेशन जो है ना आज की, उसको हर मौके पे अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। वो सॉफ्टवेयर अपडेट कहते हैं ना, इन लोगों को अपनी लाइफ अपडेट करनी पड़ेगी। अभी पता नहीं क्या हो, कल क्या हो, अभी इन्फ्लुएंसिंग हो रही है, कल इंस्टाग्राम की जगह कोई और चीज आ जाए, कोई ऐसी चीज आ जाए जो आप यकीन भी नहीं कर सकते। इंस्टाग्राम तो मोबाइल पे चलता है ना, उस तरह चले यूं, ऐसे इशारों की जबान में यूं हम कर रहे हो और सामने टाइप हो रहा हो। तो इनको तो अपने अगले 5-10 साल में जो यंग जनरेशन, खासतौर पे जो 16, 17, 18 के आजकल के बच्चे हैं, उनको तो अपनी 10 साल के बाद देखें दुनिया कहाँ जा रही है, उस हिसाब से अपनी सिमत रखें। आपने 10 साल की बात की, तो एक फिलोसोफर थे, उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि अगले 10 साल में क्या तब्दीली आएगी, लेकिन उससे एक अहम सवाल ये भी था कि अगले 10 सालों में क्या नहीं बदलेगा। तो उन्होंने एक जुमला लिखा कि दुनिया बदलेगी, वक्त बदलेगा, लेकिन उसूल नहीं बदलेंगे। एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। तो मैं अली रज़ा की तरफ चलता हूँ। अली रज़ा, जैसे कि अभी फादर आपके कह रहे थे कि भाई AI का एक कॉन्सेप्ट ये है लोगों के जहन में कि ये लोगों को बेरोज़गार कर देगी, लेकिन अगर जब से AI, अगर हम उसकी थोड़ी सी स्टडी करें, तो हमारे ख़ास तौर पे जो यूथ है उनको देखें, वो सोशल मीडिया पे उनके जो अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, एक्स है, लिंक्डइन है, आपका ख़ास तौर पे टिकटॉक है, और उस पे यूट्यूब चैनल लोगों ने बनाए, और उससे हमारी आज की यूथ ठीक ठाक पैसा कमा रही है। तो बजाय नौकरियां कम होने के, ख़त्म होने के, मैं तो कह रहा हूँ लोगों को क्रिएशन हुई है, यहाँ पर जॉब क्रिएट हुई है, लोगों को नए एवेन्यूज़ मिले, नए रास्ते मिले, बल्कि आपका विजन ब्रॉड हुआ है। तो इस पे मैं चाहूँगा थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। नहीं, 100% हर चीज़ के प्रोज होते हैं, कॉन्स होते हैं। आई फील लाइक AI है बहुत अच्छा है, बट उसके ऊपर इतनी डिपेंडेंस भी अच्छी नहीं है। फुल मतलब आपको उस पर कंट्रोल, इतना उसके ऊपर आपको रिलाई नहीं करना चाहिए कि हेल्प ले सकते हैं उससे, हेल्प लेनी चाहिए, हेल्प लेनी चाहिए उसको। AI should elevate your life, it shouldn't become your life is a good way to put it, कि आप उससे हेल्प करके अपनी जिंदगी बेहतर करें, बट ये ना करें हर चीज ही आप AI से कर रहे हैं, तो आप अपना फिर दिमाग अल्लाह ने दिया उसको कैसे आप इट कैन बी योर असिस्टेंस के हिसाब से AI is very good। एंड अभी जिस स्पेस पे आगे जा रहा है,
अब उसके कॉन्स भी कुछ ऐसे हैं, जिस तरह लोग दूसरों की शक्लों पे वीडियोस बना देते हैं अजीब अजीब सी, यू नो, तो हर चीज का आई फील लाइक नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट। हाँ, अभी आई थिंक एक ऐसी चीज है कि इसके मेरे हिसाब से आई थिंक अगले 3 से 4 साल में बहुत इसके स्ट्रॉन्ग लॉज भी आने वाले हैं इसके बारे में। अच्छा, मैं इसको चेंजिंग देख भी रहा हूँ कि अक्सर जो मेडिकल हेल्प लोग लेते थे ना कि मुझे कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, तो वहाँ पर कुछ रिएक्शन गलत भी हुआ, तो अब एआई नीचे लिख देता है कि आई कैन जस्ट एडवाइज यू। हाँ, बिकॉज़ ऑब्वियसली काफी चेंजिंग आ रही है, तो इस ग्रेजुअली इस पे भी आप जो बात कर रहे हैं वो ऐसा हो रहा है। अब एआई को ये तो नहीं पता ना कि आपकी फैमिली जेनेटिक्स क्या है, आपकी हिस्ट्री क्या है। एआई आपको सिर्फ जो आप उसे इन्फॉर्मेशन देंगे उसके हिसाब से वो आपको दे देगा। जो एक डॉक्टर होता है उसको सब पता होता है आपके बारे में, तो अब आई डोंट नो, मे बी 10 साल में अगर कोई रोबोटिक एआई डॉक्टर आ गया, उस दिन कम्पीट विद आवर डॉक्टर्स राइट नाउ, बट एज फॉर नाउ आई थिंक इन चीजों के लिए मे बी अगर आपको कोई नॉर्मल जुकाम हुआ है या फ्लू है तो आप चलें पूछ लें एआई से, यू नो, मुझे क्या करना चाहिए, आराम करना चाहिए। बट अल्लाह ना करे, यू नो, इफ यू गोइंग थ्रू समथिंग सीरियस तो देन ऑब्वियसली यू नीड टू। नहीं, अब वो भी आपको एडवाइस देना शुरू कर दिया, मतलब आपको नहीं कहता कि आप ये मेडिसिन ले लें, आप इससे ठीक हो जाएंगे, अब वो नहीं कर रहा है। केसेस हुए होंगे, जी, केसेस हुए, किसी की डेथ भी हुई है शायद ना। अच्छा, तो अब एआई की हमें सिर्फ हेल्प लेनी चाहिए, और जितना अच्छा प्रॉम्प्ट देते हैं उसका उतना ही रिजल्ट ऐसा आएगा, क्योंकि आप जितना अच्छा उसको कंटेंट देंगे तो उसका फीडबैक उतना ही अच्छा आता है। बिल्कुल। तो आप अगर उसको अपनी हिस्ट्री बताएं, सब बताएं, जेनेटिक जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, तो आपको बड़ा अच्छा वो कर तो सकता है, तब भी आई फील लाइक इट इज बेटर कि आप It's not substitute of a डॉक्टर तो नहीं आप कर इम्पॉसिबल। या इसमें अभी बहुत टाइम है, और हम यही अवेयरनेस देना चाहते हैं कि मतलब फुल आप एआई पे डिपेंड ना छोटा मोटा देखिए, छोटा मोटा तो हेल्प ले सकते हैं, बट डॉक्टर का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि इत्तेफाक से मैं एक डॉक्टर का बाप हूँ। मेरी बेटी ने एमबीबीएस किया है माशाल्लाह, तो उसके बाद अभी आजकल माशाल्लाह वो क्लीवलैंड में डॉक्टर है हॉस्पिटल में। मैंने पूरी एक डॉक्टर की जर्नी देखी है। आप यकीन करें 5 साल तो 2 साल तो वैसे ही इंटर के जो होते हैं वो मेहनत करके फिर ज़ाहिर है क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर 5 साल एमबीबीएस के होते हैं, एमबीबीएस के बाद फिर 3 साल अमेरिका में तो 3 साल मजीद होते हैं। तो कहने का मकसद ये 8, 9, 10 साल में एक डॉक्टर बनता है। तो ऑफ कोर्स जाहिर है कि वो सब्स्टिट्यूट या वो तो नहीं हो सकता, और वो होना भी नहीं चाहिए कि हम ये अभी से बैठ के एआई से जो है वो अपना इलाज करना शुरू कर दें। इसमें टाइम लगेगा, इसमें मे बी पॉसिबल 20 ईयर्स लगे, 15 लगे, 10 लगे, लेकिन ये मुझे कोई रिसेंट 5-7 साल में कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि किसी डॉक्टर को एआई सब्स्टिट्यूट कर सकेगा, या इवन रोबोट ऑपरेशन जो हो रहे हैं वो डॉक्टर को सब्स्टिट्यूट कर सकेंगे, वो नहीं, पॉसिबल नहीं है अभी। 5-10 साल में तो कोई ऐसा भी चांस नहीं है, क्योंकि वक्त जिस तेजी से गुजर रहा है शाह साहब, आप गौर करें, लास्ट ईयर आप याद करें कि आज का दिन, और फिर आप कहेंगे हैं साल ऐसे गुजर गया, तो 5-10 साल तो अभी कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा कि जिसमें डॉक्टर्स का या मेडिकल का या मेडिसिन का कोई सब्स्टिट्यूट हो, या जो ऑपरेशन है या जो सिस्टम है हमारा, जो मेडिकल सिस्टम है उसका सब्स्टिट्यूट अभी कोई नहीं, और होना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए एक शख्स आपने कहा जैसे कि कोई डॉक्टर बन रहा है 10 साल बाद आ रहा है, जी बिल्कुल, तो उसकी एक्सपर्टीज को एआई से तो हम नहीं कर सकते, नहीं कंपेयर अच्छा, कर सकते। 10 साल के बाद फिर मजीद क्या होता है, मजीद ये होता है वो जब 1000-2000 पेशेंट देखता है तो उसके बाद फिर मजीद उसके पास वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है, क्योंकि फिजिकली पेशेंट को देख रहा होता है, उसकी नब्ज पकड़ रहा होता है, उसके चेस्ट को देख रहा होता है स्टेथोस्कोप लगा के। तो हाउ कैन इट्स पॉसिबल कि एआई उसका, एआई देखें वही बात है ना, अगर मेरे पास 5 आदमियों का गाड़ी, आपके सामने गाड़ियों की तस्वीरें लगी हैं, अगर मेरे पास 5 आदमियों को बिठाने की गाड़ी है, मैं उसके अंदर 10 आदमी बिठा दूंगा तो गाड़ी का क्या होगा, इंजन भी खराब होगा, टायर भी खराब होंगे। एक ट्रक है, उस पर 1000 टन की कैपेसिटी है, आप 4000 टन डाल देंगे। एआई की एक कैपेसिटी है, एआई की एक जगह है, आप उससे, जैसे अली रज़ा ने कहा कि आप उससे हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अगर आप टोटल उसके कहने पे चले जाएंगे, तो समटाइम आपने अभी देखा होगा एक वाकया हुआ है जो गूगल ने गलत गाइड कर दिया था, और कोयटा में वो वाइफ और वो जो मर्डर हो गया, हाँ मर्डर जो हुआ था उसका। तो टेक्नोलॉजी के साथ जब आप प्लस करेंगे अपने माइंड को, आपका माइंड जितना अच्छा होगा, और इसकी मिसाल दूंगा कि एक पायलट है, इतना बड़ा जहाज चलाता है, पायलट जहाज चलाता है, जहाज पायलट नहीं चलाता। बिल्कुल, तो आपका माइंड एआई चलाता है, एआई आपके माइंड को नहीं चलाता। इवन एआई पे भी एक वो हमने देखा था कि गवर्नमेंट लेवल पे भी जो है वो ऑफिशियली कॉपी पेस्ट हो गया था, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें अपना दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए। कहीं ना कहीं एआई अच्छा खासा दिमाग मांगती है आपका। जी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है आपसे। नाज़रीन किराम, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। बहुत ही अहम टॉपिक पर हमारी जो है वो गुफ्तगू हो रही है, और यकीनन मुझे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पोर्ट, जहां गुफ्तगू बदलती है ज़िंदगी, और मैं हूं आपका मेज़बान शाह मोहम्मद। और अभी हमारे एक और मेहमान ने हमें ज्वाइन किया, वो ट्रैफिक में फंस गए थे। उनको मैं तारुफ कराने से पहले कुछ उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो सेक्रेटरी है वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के पाकिस्तान चैप्टर, और एक मारूफ बिजनेसमैन है, और साथ साथ फलाई कामों में सोशल एक्टिविस्ट मैं कहूँगा, और ख़ास तौर पर अदनान नारा जो कि हमारे दोस्त थे, उनकी लेगेसी को लेके चल रहे हैं। इनके बड़े भाई थे, अचानक डेथ के बाद इन पे और बोझ बढ़ गया, तो बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ ये काम कर रहे हैं। तो मैं अरसलान आरिफ नारा आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने शो में। थैंक यू सो मच। क्या आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। नहीं, मोस्ट वेलकम। आपने याद किया, ये बड़ी बात है हमारे लिए। भाई आप हमारे एक तो मैं ये कहूँगा कि घर, फिर बिजनेस, क्योंकि आप गंधारा ऑटोमोबाइल की डीलरशिप को लेके चल रहे हैं, साथ में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं कहूँगा कि वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं बल्कि पूरी दुनिया में काम कर रही है, और मेमन कम्युनिटी से आपका ताल्लुक़ है। तो मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आप ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं, और अदनान नारा की जो लेगेसी है उसको आप माशाल्लाह लेके चल रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा। थैंक यू शाह साहब। सबसे पहले तो देखें, जो अदनान नारा साहब ने उनका एक विजन था कि फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम अ लोकल ऑटोमोबाइल डीलर टू एन ऑथराइज्ड डीलरशिप इन पाकिस्तान, और उसमें फ्लैगशिप डीलरशिप बनना, एंड दैट वाज अ जर्नी दैट ही टॉट अस एंड ही क्रिएटेड दैट। उन्होंने एक पौधा लगाया, हम उसको एक कोशिश कर रहे हैं कि उसको जितना बड़ा कर सकें, एंड डेफिनेटली उनकी ट्रेनिंग है, चीज़ें हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपको पता है कि जिस सेगमेंट में हमने काम किया, हमने कोशिश की कि उसमें बेस्ट रिजल्ट दिए जाए, एंड चाहे वो हमारी प्रीवियस डीलरशिप है, चाहे वो करंट गंधारा ऑटोमोबाइल्स जैक की डीलरशिप है, तो वो उसमें एक लेगेसी उनकी लेके चलना कि बीइंग ऑन द टॉप एंड गेटिंग द हाईएस्ट सेल्स, ये वो सारी चीज़ें उसके साथ एक पार्ट एंड पार्सल थी जो हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा था। एंड एज फार एज अगर आप सोशल सर्विस की बात करें, अच्छा ये शौक मुझे मेरे वालिद मोहतरम से आया, वो खुद हमारी कम्युनिटी की, जैसे हमारे यहाँ जमात सिस्टम होता है जी बिल्कुल, तो वो उसके पास मतलब वो कहते हैं ना ऑफिस बेरर रहना, एंड देन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे ICMA एंड IFAC, उसके तो वो एक सोशल वहाँ से एक मिला। तो कंसिडरिंग दैट starting my journey as a youth at World Women Organization, as a youth executive join करना, then youth chairmanship, then treasurer, and then तो एक लंबी सीढ़ी है जिसको चढ़ के हम as a secretary यहाँ पहुँचे हैं। एंड अगर मैं बात करूँ सोशल सर्विसेज की जो वर्ल्ड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक कोशिश है कि अपनी कम्युनिटी के जो बच्चे फाइनेंशियल नीड्स की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते, उनको हम एजुकेशन पे लाएं और उनको कंप्लीट एजुकेशन करवाएं, स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर टू ग्रेजुएशन एटलीस्ट। इस वक्त हमारे साथ कोई 9,000 प्लस बच्चे रजिस्टर्ड हैं फॉर द लोअर, एंड 1,000 प्लस बच्चे रजिस्टर्ड हैं फॉर हायर एजुकेशन, जिनकी फीसेस, उनकी ट्रांसपोर्ट। अच्छा, ये आप सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं या? ये मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जी, क्योंकि देखिए डोमेन मेरा पाकिस्तान है, ऑल द वर्ल्ड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के 9 चैप्टर्स में कर रहे हैं जी। वर्ल्ड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की अगर आपको थोड़ी हिस्ट्री बताऊं, हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब ARY ने इसका ख्वाब देखा, इसकी बुनियाद रखी, एंड देन इट्स बिन ऑलमोस्ट 26 years नाउ इस ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप हुए हुए। वर्ल्ड में 9 चैप्टर्स हैं हमारे, स्टार्टिंग फ्रॉम UK, US, यूरोपियन सेगमेंट, देन मिडल ईस्ट, फार ईस्ट, पाकिस्तान, इंडिया, तो 9 चैप्टर्स अफ्रीकन कंट्रीज, तो वो 9 चैप्टर्स को हम कवर करते हैं। इसमें ऑब्वियसली अगर आप देखने जाएं तो जैसे UK हो गया, यूरोप के बाकी कंट्रीज हो गए, US है, अफ्रीकन रीजन है, द साउथ सदर्न साइड, ये बेसिकली डोनर सेगमेंट रीजन है, यहाँ मेजर कलेक्शंस हो रही होती हैं, एंड देन उसकी डिसबर्समेंट आती है पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, फार ईस्ट सेगमेंट में। ये
डिसबर्समेंट सेक्टर दैट्स ग्रेट आइडिया कि मतलब आप इंटरनेशनली कलेक्शन करते हैं और फिर Exactly. पाकिस्तान पे जो है आप इन्वेस्ट करते हो तो उसको। यही हाजी साहब का मोटिव था कि दुनिया के सारे मेमन्स को एक प्लेटफॉर्म पे ले आओ, ताकि जहां जो मुश्किल में वो दूसरा खड़ा होगा उसकी सपोर्ट के लिए। आपको एक बेहतरीन एग्जांपल दूं, रिसेंट 2022 में फ्लड्स आए थे पाकिस्तान में, जी बिल्कुल। एंड मैं कहता हूं हम ऑल्दो वी आर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, 7,500 फैमिलीज को फर्स्ट फेज में रिलीफ प्रोवाइड करना एंड देन 1000+ घर बनाना और उन फैमिलीज को री आबाद करना, रिहेबिलिट करना। ये तो वो एक बहुत बड़ा, अब लोग हमें वो कहते हैं कि मेमन कम्युनिटी नहीं, अब ये ऑर्गेनाइजेशन एज अ ह्यूमैनिटी वर्क क्या करना बात शुरू है, हो गई। क्या बात। तो बात ये, हम अपनी फोकस जरूर है, टारगेट हमारा ये है कि अगर आज हम सेंसस करने जाते हैं अपनी कम्युनिटी का, तो हमने एक एस्टिमेट किया अबाउट 20,000 बच्चे ऐसे हैं जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से एजुकेशन नहीं ले पा रहे और फिर वो अंडर प्रिविलेज सिचुएशन में रह जाते। उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 9,600 के करीब बच्चे हम टेकअप कर चुके हैं। स्टिल एक सफर बाकी है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फंडिंग, एनर्जी, स्कूल कोलैबोरेशंस, वो सारी चीजें एक रिक्वायर्ड है एंड उस पर मेहनत जारी और सारी है। और इंशाअल्लाह ताला मैं कहता हूँ ना कि वो जो ख्वाब है वो हकीकत दर हकीकत आएगा। फिर इसी एजुकेशन के साथ हम, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में नहीं है, उनके लिए हमने मेमन इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाया। इट्स सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, हार्ड स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। 62 ट्रेड्स में हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, जैसे ऑटोमेशन हो गई, रेफ्रिजरेशन, मोबाइल रिपेयरिंग, 62 ट्रेड्स, ब्यूटिशियन कोर्सेज, कुकिंग कोर्सेज, मल्टीपल कोर्सेज, उनको लेके चल रहे हैं। 14,000 बच्चे साल के जहाँ पास आप आउट कोर्सेज होते हैं। कराते हैं वहाँ मेमन कम्युनिटी से हटकर भी वहाँ एडमिशन लोग ले रहे होते हैं, मैंने देखा है। देखिए आपको मजे की बात बताऊं, जी, साल थोड़ी के जो सी 14,000 बच्चे हैं उसमें से आई थिंक 1000 मेमन है, 13,000 बच्चे other than- नॉन मेमन है, बेसिकली पाकिस्तानी। तो वो इदारे का मकसद, ये इदारा हमें मुस्तफ़ा कमाल साहब की क़यादत में हमें ये जगह दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, और उसमें उन्होंने हमें कहा कि आप इसको डेवलप करें। हाजी हाजी अब्दुल रज़ाक साहब उस वक्त हयात थे एंड उन्होंने इस सेगमेंट को उठाया। उन्होंने कहा यार मुझे अपने कौम को मछली पकड़ना सिखाना है, ना कि मैं उनको मछली ला के देता रहा। ये और बड़ा वो अच्छा एक सोच कॉन्सेप्ट है। था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह एवरी ईयर 14,000 बच्चे वहां से पास आउट होते हैं। क्या बात है। नॉट जस्ट पाकिस्तान में प्लेसमेंट, इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स हो रही है, क्योंकि आपको पता है ऑटोमेशन की फील्ड, इलेक्ट्रिक की फील्ड, प्लम्बिंग की फील्ड, यहाँ शायद हम लोग डिग्री नहीं देखते, बट जब हम इंटरनेशनली बात करते हैं वो कहते हैं कि आपने क्या पढ़ाई की, पर्चा दिखाएं। तो वो पर्चे की रिक्वायरमेंट ये इदारा पूरी करता है। टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। यस, तो वोकेशनल ट्रेनिंग पे हम उनको लेके चलते हैं। 62 ट्रेड्स में हम काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एग्जीक्यूट कर रहे हैं। कमिंग टू इन सब चीज़ों में देखें, जब हम बात करते हैं ना बिजनेस, सोशल, जो इम्पैक्ट होने वाली चीज़ें ना, दैट इज द फैमिली, व्हाट आई फील। जो Exactly, सबसे yes. ज़्यादा हिट होता है ना, जो मुझे फीलर आता है कि अगर मैं सुबह 10 बजे से लेके 7-8 बजे तक ऑफिस है, देन 8 बजे से लेके 10-11 बजे तक वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो इम्पैक्ट आता है ना, वो आपके बच्चे और आपकी फैमिली आती है। वो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, उसको अभी कोशिश कर रहे हैं किसी तरह इस सेगमेंट में जेल आउट करें, ताकि उनको भी उतना ही अटेंशन मिले जितना आपके बिजनेस और सोशल सर्विस को मिलता है। जी माशाल्लाह, बड़ा डिटेल में आपने बताया और मजीद आपसे बात करते हैं। असरान, चलते हैं ताहिर रिजवी साहब की तरफ। ताहिर साहब, मैं थोड़ा सा स्टडी कर रहा था, आपको देख रहा था, तो वो पीटीवी का आपका एक दौर, जी जी करीम बलोच साहब और बहुत सारी यादें, जी, जी। तो मैं चाह रहा हूँ वो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को आप शेयर हाँ, कीजिए। वो बड़ा मज़ेदार किस्सा है। मुझे सिंगिंग का शौक था, तो मैंने फिर ज़ाहिर है पीटीवी पहुंचना तो इतना मुश्किल काम होता था। तो दोस्त थे एक बलोच साहब के, उन्होंने फ़ोन किया बलोच साहब को, उन्होंने कहा अच्छा भेज दो उसको। तो वो ज़माने में जीएम थे, तो मैं गया तो कहने लगे जी, मैंने कहा जी क्या करना है। मैंने कहा मुझे सिंगिंग का शौक है, मैं सिंगिंग करूँगा।
तो कह लगे अरे पापा तुम इतना खूबरू जवान है, तुम अभी ड्रामे में काम करो, तुम किधर सिंगिंग में पढ़े हो। अब जाहिर है वो करीम बलोच साहब GM बैठे हुए, तो मैं कैसे उनसे कहता नहीं। मैं कहा सर वैसे तो नहीं। फिर उन्होंने बुलाया प्रोड्यूसर को, नाम मैं उनका भूल गया। उन्होंने मुझे कहा कि भाई इसको ड्रामे में काम कराओ। उन्होंने मुझे भेज दिया ड्रामे में। मैंने फिर DSP का रोल किया, फर्ज कर्ज नाम था ड्रामे का। हर दफ़ा एक अलग उसकी वो एक आती थी कहानी, तो उसके अंदर उन्होंने DSP का रोल दे दिया। अच्छा बिजनेस भी आपको मैंने बताया मैं करता था, जाहिर है मुझे ये भी। अब ड्रामे की शूटिंग में गया, वहाँ पर जाहिर है मेरा जितना पार्ट था, अगर 5 मिनट का तो दिन लगा पूरा, तो वो तो मेरे लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। ये जानते हैं माशाल्लाह, जाहिर है मेमन कम्युनिटी तो बहुत है बिजनेस में, कि बिजनेस में अगर बिजनेस के टाइम को निकालो तो वो तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर जब ये पहले ड्रामे मैंने काम किया तो मैंने कहा यार ये काम तो बहुत मुश्किल है, कि एक अपने रोल के लिए जो है 15 आदमियों के रोल आते हैं, फिर अपना रोल आता है तो टाइम लगता है। मैं दोबारा उनके पास चला गया, मैंने कहा वो फ़ोन उन कराया, दोबारा चला गया। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने सर ड्रामा में अफोर्ड नहीं कर सकता, आप प्लीज़ मुझे ना सिंगिंग में कोई चांस दिलवाएं। अच्छा सिंगिंग में दिलाना है। तो उस ज़माने में वो फयाज बेग साहब एक प्रोग्राम करते थे सुर सवेरा, तो उन्होंने, हाँ मरूम फयाज बेग साहब बहुत अच्छे प्रोड्यूसर, उन्होंने फिर बेग साहब को बुलाया। कहने यार ये इसको तो मैंने ड्रामे का कहा था, अब ये कह रहे नहीं मुझे गाने हैं, तो इसको जो है ना कोई गाना वगैरह तुम करवाओ। मैंने कहा अच्छा। खैर वो मैं बेचारे अपने कमरे में ले गए। PTV में आपने देखा कमरे होते थे, प्रोड्यूसर के अपना कमरा, वहाँ पर फिर वो फतेह अली खान साहब मरूम एक बड़े अच्छे वो प्रोड्यूसर हुआ करते थे, वो म्यूजिक बाकायदा वो PTV में जॉब करते थे, एक प्रोड्यूसर थे तो म्यूजिक प्रोड्यूसर। तो फिर उन्होंने उनके साथ मिलकर मेरा पहला गाना कंपोज किया। तो वो एक प्रोग्राम आता था सुर सवेरा, सुर सवेरा 8 बजे आता था वो। तो ये मॉर्निंग शो तो अभी शुरू है ना, उस जमाने में। अच्छा जब मैं पहला गाना मेरा आ रहा था तो मैं बहुत एक्साइटेड था, मेरा गाना PTV का बड़ा नाम और था। PTV के दूसरा तो कोई चैनल था ही नहीं ना। PTV में तो सुबह 8 बजे भी आने वाला भी बड़ा तगड़ा होता था, और खैर शाम वाला तो माशाल्लाह बहुत ही होता था। खैर जनाब पहला गाना जब आ रहा था तो मैंने फिर दोस्त अहबाब को फ़ोन किया, मैंने कहा यार वो मेरा गाना है। कहले कब है? मैंने सुबह, कहले अब सुबह 8 बजे। मैंने कहा भाई सुबह 8 बजे। खैर अभी हमारी बात हो रही थी ना जर्नी की, मैं आपको वो बताऊंगा। अच्छा 8 बजे मैं तो बहुत खुश था, मैंने 8 बजे वाला गाना गाया सुर सवेरा में। और ज़ाहिर प्रोड्यूसर भी फतेह अली खान बहुत अच्छे थे, जो म्यूजिक डायरेक्टर थे। फयाज बेग साहब ने स्पेशल मेरे पर, उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मेरे पर मेहनत की, मैं कोई इतना अच्छा सिंगर भी नहीं था। तो खैर वो गाना आ गया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो जर्नी शुरू हुई, तो आप यकीन करें सुबह 8 बजे से मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किए थे। उसके बाद मैंने मोइन अख्तर शो, आपके ARY का जो उस जमाने में गोल्ड कप मिलता था ना 5 ग्राम का 10 ग्राम का, वो भी मुझे मिला। उसमें मोइन अख्तर शो में मैंने परफॉर्म किया। फिर तो PTV का कोई प्रोग्राम जो है ना में से नहीं रहता था। मैंने वहाँ जाके उनके अफीफा सूफी हुसैनी मरूमा, वो बहुत अच्छी प्रोड्यूसर थी, वो फिर मुझे ले गई गिलगित में। हमने और मैंने उनके साथ जो है ना थर में जाके काम किया। हाँ गिलगित होंजा में फिर हमने किया। खैर फिर वो एक वक्त आया कि माशाल्लाह TV का कोई, फिर एक वक्त आया कि जब मेरे गाने इस तरह चलते थे कि एक साहब ने कहा, कहने लगे यार वो तुम्हारे टेप नहीं खिंचती जो मतलब PTV में इतना तुम्हारे गाने आते हैं, तो क्या रीशूट करना पड़ता है हंसी मजाक में। तो वो बहरहाल बड़ा अच्छा टाइम था। और सबसे बड़ी बात कि उस जमाने में एक सिंगल चैनल हुआ करता था, अब तो बहुत कंपटीशन है। PTV की सर एक बात थी कि मतलब वो एकेडमी है और आपको वहाँ पर सिखाया जाता था। आज के दौर में तो मैं नहीं कहूँगा कि इतना मेहनत होती होगी। उस वक्त रिहर्सल होती थी, बाकायदा तौर पे स्क्रिप्ट दिया जाता था, पूरा स्क्रिप्ट दिया जाता था। ऐसा नहीं कि आपका सीन है आपको दिया जी आप ये रीड कर लें और ये आपने एक्ट करना है। नहीं बाकायदा मेहनत कराई जाती थी। आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाता था कि इस पूरे स्क्रिप्ट की जो थीम है उसके हिसाब से आपने अपने सीन को एक्ट करना। तो फिर उसमें एक परफॉर्मेंस आती थी। अच्छा फिर वो मेहनत भी करवाते थे, अंदर के इंसान को तराशते थे कि नहीं आप सही नहीं कर रहे हैं, आपका मूड ये है, आपको ये मतलब चलकर आना, यहाँ खड़े होना, ये आपने अपने जो सीन है इसको इस तरीके से बड़ी मेहनत के बाद में। PTV का ड्रामा चलता था, बास ड्रामे ऐसे होते थे रोड सुनसान हो जाती थी, यानी लोग रोडों पे नहीं होते थे उस जमाने में। कर्फ्यू लग जाता था। जी PTV के ड्रामे की इतनी पावर थी कि वो मतलब जब ड्रामा आ रहा होता तो जाहिर है वो रिपीट का चक्कर तो था नहीं, एक दफा चलता था तो रोड खाली हो जाती थी, मतलब लोग नहीं होते, लोग घरों में बैठे, बल्कि मतलब TV वगैरह भी इतना नहीं होता, तो 3-4 घरों के लोग एक घर में बैठ के TV देखते थे। तो हमने तो वो टाइम देखे है रात को TV बंद हो जाता था। हाँ, आज हमारे बच्चे रात को एक बिल्कुल। लेकिन एक बात है कि PTV के प्रोड्यूसर्स माशाल्लाह, नो डाउट, उनके नाम, उनकी मेहनत, उनका काम, और उस जमाने के काम करने वाले भी, तो वही लोग तो उन्होंने ही तो आगे मल्टीपल चैनल, अगर आप देखें तो चैनल बिल्कुल सब यही लोग हैं। बिल्कुल जो वहाँ गए उन्होंने उन, बल्कि मैं आपको बताऊं, अभी अपने हाजी साहब का नाम लिया तो हुआ ये कि उस जमाने ताजदार आजिज साहब GM बन गए थे। अच्छा ARY उस वक्त बनने जा रहा था,
तो रऊफ भाई जो है वो अक्सर आते थे ताजदार भाई के कमरे में, हम लोग बैठते थे साथ, बातें बातें करते थे। उस जमाने में ये चैनल स्टार्ट होने जा रहे थे, कासिम start जलाली हुए साहब थे। ने भी ज्वाइनिंग जी, की थी एयरवाई के अंदर। बिल्कुल। और ARY का उस वक्त वही प्रोग्राम चलता था, मोइन अख्तर शो, जिसके अंदर वो गोल्ड का वो देते थे, फिर मैंने सिंगिंग की उसमें, तो वो भी मिला। मतलब वो बड़ी खुशी हुई उस जमाने में। मतलब जाहिर है बेसिकली वो तो गोल्ड तो अपनी जगह है, लेकिन वो PT मोइन अख्तर शो बहुत बड़ा प्रोग्राम था। तो उस प्रोग्राम के अंदर जब मुझे परफॉर्मेंस का फिर एक, हाँ, बड़ा ज़बरदस्त एक प्रोग्राम होता था, उसमें बहुत बड़े बड़े सिंगर्स आते थे, बड़े अच्छे। वो था मेलोडी नाइट। उसके अंदर ये होता था कि 5 गाने होते थे। उसमें नुसरत फतेह अली का गाना था एक, मैंने वो गाया था PRA वो, और मतलब अहमद रुश्दी का एक गाना था वो मेरे ख्यालों पे चाहिए एक सूरत मतवाली, और 1-2 गाने और थे। तो मतलब 5 गाने एक ही प्रोग्राम में आते थे। तो प्रोग्राम बड़े स्ट्रॉन्ग होते थे उस वक्त। म्यूजिक ज़ाहिर लाइव म्यूजिक होता था, कुछ रिकॉर्डिंग भी होती थी। अच्छा, रिहर्सल्स की बात जो कही ना शाह साहब ने, बड़े PTV प्रोड्यूसर छोड़ता नहीं था जब तक पक्का नहीं करता था। बेग साहब का एक अंदाज था बोलने का, मियाँ देखें ये पक्का नहीं होगा तो नहीं होगा। मतलब इतनी तवज्जो दी जाती थी एक एक चीज़ पे, स्क्रिप्ट पे, ड्रामे पे, प्रोड्यूसिंग पे, कि प्रोफेशनल चीज़ें नज़र आती थी। जी बिल्कुल। ऐसे आपने गाने की बात की तो फिर हम काशिफ को कहेंगे कि हमें एक अच्छा सा गाना जो है वो सुनाएं, ताकि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। ज़रूर ज़रूर। तो काशिफ कौन सा गाना सुना रहे हैं? टीवी के दौर का ही एक गाना मैं सुनाना चाहूँगा आपको। एक गाना था वो मैं निकाल रहा हूँ। और उस ज़माने का आलमगीर, शेखी, तहसीन जावेद, बड़े बड़े सिंगर हुआ करते थे उस ज़माने में। ज़ाहिर है उन सिंगर्स के दरमियान में निकलना, अरशद महमूद ने भी काफ़ी मैंने वो सिंधी का जो प्रोग्राम था उसके अंदर भी मैंने गाना गाया। वो सिंधी एक रिमिक्स किया था ना, महबूबा हमोजी जिंदगी। मतलब अच्छा, गाने से पहले कॉल लेंगे। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप नाम बताइएगा और कहाँ से बात कर रहे हैं? सैयद अहमद अब्दुल मुल्तान से। जी जी, कैसे हैं फरीद साहब? बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। क्या पूछना चाहेंगे? क्या चीज? आप कुछ सवाल करना चाहेंगे? फरीद साहब आवाज आ रही है? जी। Ali Bhai, just wanted to say it's an incredible job. I've been following this guy since 4 years and it's honestly been awesome seeing his growth. Thank you so much, man. I really So, appreciate it. well, if someone could only focus on 3 habits to build a great physique, what would they be? 3 habits, I would say journaling. I recently started journaling myself. बहुत ज़रूरी है कि आप पेन पेपर पे लिखें your habits down. Try to sleep early. I'm still struggling with that myself. And उसके अलावा I would say also having some time for yourself. Keep your phone down. बाहर जाएं, गार्डन में बैठें, थोड़ा कोशिश करें to reconnect with reality. I feel like फ़ोन इस्तेमाल करके इतना हर चीज़ इतनी अब बोरिंग लगती है। आप मूवी भी देखने जाएं तो आपको वो एक फीलिंग नहीं आती जो पहले आती थी। To just disconnect with social media for a bit. That's very important. And yeah, I think those are the 3 things. Ahmed. Thank you so much, Ali Bhai. Thank you for means a lot. Thank you so much, man. Thank you for calling. And thanks for calling. थैंक यू फरीद साहब। मुल्तान से हमें कॉल की थी इन्होंने। जी काशिफ, आपका एक सॉन्ग है चले तो कट ही जाएगा सब। थोड़ा सा क्या बात है, क्या बात है। चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। हाँ चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। हम उसके पास जाते थे मगर आहिस्ता आहिस्ता। अभी तारों से खेलो चांद की किरणों से इतलाओ। अभी तारों से खेलो चांद की
किरणों से इतलाओ मिलेगी उसके चेहरे की सहर आहिस्ता आहिस्ता हाँ मिलेगी उसके चेहरे की सहर आहिस्ता आहिस्ता दरीचों को तो देखो चिलमनों के राज तो समझो दरीचों को तो देखो चिलमनों के राज तो समझो उठेंगे पर्दाए बाम उदर आहिस्ता आहिस्ता चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता चले तो कट ही जाएगा सफर। थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में काशिफ, थैंक यू। चलते हैं अली रज़ा की तरफ। अली रज़ा, आप फिटनेस पे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि जो सेहत है उसको आप ख़रीद नहीं सकते और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि सेहत दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। तो आप क्या एडवाइस करेंगे कि कितना वक्त हमें कम से कम अपनी फिटनेस पे देना चाहिए और अपनी सेहत कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपकी एंजाइटी कम होती है, उससे आपका स्ट्रेस कम होता है। तो मैं चाहूँगा थोड़ा उस पर आप। आई थिंक कम से कम आपको 1 घंटा तो देना ही चाहिए। एंड ज़रूरी नहीं है कि आई थिंक फिटनेस का जब लोग सुनते हैं वो सोचते हैं कि इट्स जस्ट गोइंग टू द जिम। इट कुड बी एनीथिंग। आप स्पोर्ट्स खेल लें, आप क्रिकेट खेल लें, आप वॉक कर लें। वॉक करने के इतने फ़ायदे हैं। अगर आप डेली 10,000 स्टेप्स अपने पूरे करें तो यू कैन इंक्रीज योर लाइफ स्पैन बाय ओवर 30%। इतनी सारी बीमारियां हैं जिनके चांसेस ओवर 80% से डिक्रीज हो जाते हैं जस्ट बाय वॉकिंग। आपकी ब्लड शुगर लेवल लो होते हैं, आपकी हार्ट रेट बेहतर होती है। तो बहुत ज़रूरी है अपना आप ख्याल रखें। आप जिस तरह अपने घर का ख्याल रखते हैं, आपका जिस्म भी आपका एक घर है जिसके अंदर आप रह रहे होते हैं, उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मिनिमम 1 घंटा तो यू नीड टू गिव टू योरसेल्फ। और मेंटल हेल्थ कितना इसमें मैटर करती है, क्योंकि जब आप वॉक करते हैं, जिम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं व्हाटएवर, तो उससे आपको मेंटल हेल्थ में भी बड़ी बहुत बेहतर फील होता है। आपको एक होता है कि मैंने कुछ आज अपने लिए किया है, यू नो, एंड यू फील अ लॉट बेटर अबाउट योरसेल्फ। वेदर इट बी यू गोइंग टू द जिम, आप वॉक करें तो एक अच्छी फीलिंग आती है कि आज मैंने कुछ अचीव किया है। एंड ज़रूरी है, नेचुरल डोपामाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल, आपने अच्छी बात की। तो मैं यही हमेशा कहता हूँ कि अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखें। चलते हैं अदनान के, अपना अरसलान की तरफ। अदनान जो है ना, वो हमारे ना दिमाग से निकलता ना दिल से निकलता, इतनी मोहब्बत थी उससे हमें। यकीन माने, आपको देखते तो अदनान का चेहरा सामने हमें नज़र आता है। तो बहरहाल वो हमारी एक यादें हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हमारे अच्छे दोस्त हैं, इनके बड़े भाई थे, उनकी लेगेसी को ही लेके ये आगे चल रहे हैं। तो मैं एक आज का जो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो आप फ्यूचर देखते हैं, क्या इतने ज़्यादा प्लेयर्स आ रहे हैं। एक वक्त में सिर्फ 3 जो है वो हम कहते हैं कि सिमिलर थे, होंडा, टोयोटा, सुजुकी की अगर हम बात करें। आज अगर हम देखते हैं तो अराउंड 20 जो है वो मतलब प्लस हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है वो कंपनीज लॉन्च हो चुकी हैं, जिसमें मेजर मैं ये कहूँगा कि चाइनीज़ ब्रांड्स हैं, देन फिर कोरियंस भी हैं और फिर जापानीज़ टेक्नोलॉजी तो पहले से ही चल ही रही है। तो क्या फ्यूचर देखते हैं पाकिस्तान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का आप? साहब देखें, ये तो आज हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगला दौर चीनियों के प्रैक्टिकली। तो हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वो जो एक जापानीज़ वाला टाइम था जब हमें हाथ से शीशे चढ़वाए गए हैं, वो दौर हमने देख लिया। और आज जो हम लग्जरी देख रहे हैं, दैट इज़ वेरी डिफरेंट। जो एक्चुअल होनी चाहिए थी हमारे पास 7-8 साल 10 साल पहले, जो आज हमें मिल रही है, हर चीज़ लेट ही मिली है। एग्जैक्टली। तो प्रीटी गुड टू गो। आप जिस हिसाब से हम प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं ना, ये हमारे कंज्यूमर बेनिफिट के हिसाब से। हाँ, फॉर द इंडस्ट्री पीपल हमें ज़रूर लगता है कि यार कब बेचेंगे क्या, ये तो रीसेल नहीं, ये नहीं। देखिए, दुनिया का एक निज़ाम चलता आ रहा था, हर मुल्क में गाड़ी डेप्रिशिएट होती थी। हमारे मुल्क वाहिद था, हम मतलब एसेट होता था, भाई ये तो बढ़ जाएगा।
यू नो वो टाइम इट हैज़ टू चेंज। हम एक नॉर्मल सर्कमस्टांस पे अब जाने जा रहे हैं कि आज आप 5 मिलियन टू 10 मिलियन के बीच में लेने जाएं तो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। और लोग अक्सर बहुत बड़े सीनियर लोग हमारी इंडस्ट्री के बात कहते हैं कि यार ये चाइनीज चलेगी नहीं। अच्छा, चाइनीज का जो कॉन्सेप्ट अगर हम समझें, दे गिव यू डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स। वो ये नहीं कहते कि आप एक चीज लो और 40 साल चलाओ। वो एक दौर था कि जब हम फोन भी लेते थे तो 2-2, 3-3, 4-4 साल चल रहा होता था, तो मैक्सिमम 1 ईयर बस खत्म। टेक्नोलॉजी चेंज, नई टेक्नोलॉजी आपके हाथ में, आज आप उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से वर्थ अमाउंट पे करें एंड यू चेंज योर डायरेक्शन। यही चीज आपके साथ गाड़ियों में होने जा रही है। आप 0 मीटर गाड़ी लें, 3-4 साल चलाएं, एंजॉय करें, अगली टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो एंड मूव अहेड। दैट इज हाउ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज रेवोल्यूशनाइजिंग। हाँ, आप बोलो कि उसकी रीसेल वैल्यू, गाड़ी बिक जाएगी। देखिए हमारे यहाँ एट ऑलवेज, आज तक जब सुजुकी एफएक्स चल रही है, एक्सटेंट हुए हुए जमाना हो गया। 80s से चल रही है जी, बिल्कुल। आपके पास 80s की करोला आज भी लोगों के पास चल रही है, WE80, 90 एंड ऑल दैट। एग्जैक्टली। तो हमारे पास टीयर डाउन गाड़ी का यूजर मौजूद है। हाँ, वो गाड़ी रहेगी नहीं रहेगी, दैट्स अ डिफरेंट सर्कमस्टेंस ऑलटुगेदर। और चाइनीज कभी भी नहीं कहता कि मैं 40 साल की गाड़ी दे रहा हूँ आपको, 10 साल, 3 to 5 years 10-15 years इज अ गुड अमाउंट, क्योंकि शुरू के 4-5 साल तो वैसे ही कुछ नहीं बोलना उसने। अच्छा, पर वैसे भी अरसलान, मतलब हम देखेंगे टेक्नोलॉजी पहले 5 साल बाद चेंज होती थी। हमने देखा वो दौर कि शेप एक चल रहा है, पिछले 6-7 साल से आप वही गाड़ी चला रहे हैं। फिर अब हम देखें कि टेक्नोलॉजी है वो सालों में नहीं महीनों में चेंज हो रही है। तो ऑब्वियसली आप जब कोई गाड़ी ले रहे हैं तो आप खुद चाहेंगे कि 2 साल 3 साल के बाद आप नई टेक्नोलॉजी चले। जी बिल्कुल। तो दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। आप कोई भी प्लेयर उठा लें, मतलब हमने 3-4 साल पहले जब वो ग्लोरी एंड चेंगान वाला दौर देखा कि एसयूवी का, ऑल्दो इसके पायनियर्स डेफिनेटली स्पोर्टेज था, बट हमने वो दौर देखा जब ये चाइनीज चेंगान, ग्लोरी, हैवल भी नई नई एंट्री हुई थी, जेको शेको तो बहुत बाद में, 3-4 साल हो गए बाद आई। बट वो जब एसयूवी का एक दौर आया, हमने देखा यार वॉइस कंट्रोल से गाड़ी कंट्रोल होती है। मतलब क्रूज कंट्रोल इज प्रीटी नॉर्मल फॉर अस, यू नो, 360 कैमरा, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, पार्किंग सेंसर्स, ADAS 2, ADAS 3, ADAS 1। तो वो आज हम जो फीचर्स देखते जाते हैं, अब हम जब PHEV में, मतलब आई एम सॉरी आपके चैनल के तवज्जुह से थोड़ा सा मार्केटिंग भी कर लेंगे, एंड हम PHEV लॉन्च करने जा रहे हैं। आज हम उसमें क्या देख रहे हैं यार, इसमें ADAS लेवल क्या है, अच्छा इसकी रेंज कितनी है, मतलब हम कितना कवर आउट कर सकते हैं, ऑल्दो इट्स अ PHEV बट उसको रीजेनरेटिव कैसे बनाना है, यू नो। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स कि हम उसको माइंड कंसिडरेशन में लेके आ रहे होते हैं। और आज का यूजर, ये जो हमारी यंग जनरेशन है, ये स्पेसिफिकली जब गाड़ी लेने जाती है ना, तो वो पहले की तरह नहीं है वहां जाके देखेगी, ये रिसर्च्ड है। इनको पता है कि इनको क्या चाहिए, किस गाड़ी में क्या फीचर्स हैं, ये सिर्फ लुक, फाइनल डिसीजन के लिए सिर्फ जाते हैं, वरना दे हैव मेड देयर माइंड। तो दैट इज हाउ थिंग्स आर वर्किंग नाउ। और हम, मतलब आपको लॉन्च से पहले उसमें देखने हैं कि इसमें क्या वो चीजें हैं, रिसर्च बेस्ड सारे काम होते हैं, एनालिसिस। जी। तो वो दैट इज हाउ द इंडस्ट्री इज आल्सो चेंजिंग। वो दौर खत्म हो गया कि एक ही गाड़ी 20-20 साल चल रही है, एक ही शेप चल रहा है, मतलब एक ही टेक्नोलॉजी चल रही है। आप कितना टाइम, आई थिंक 5 years बैक तक हम हाथ से शीशे चढ़ा रहे थे, मतलब दुनिया में हम ऑटो पहुंच गए। आज एवरीथिंग इज वॉइस कंट्रोल्ड इन द कार। आप गाड़ी को जैसे अपने फोन को, सीरी को या उसको मतलब एंड्रॉइड इंस्ट्रक्शन देते हैं, इसी तरह आप गाड़ी को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि शीशा खोल दो, बंद कर दो, एसी खोल दो, एसी बंद कर दो, इवन ऑन एंड ऑफ, ये भी सारी चीजें, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड। तो दैट इज हाउ द टेक्नोलॉजी एडवांसेस, और जो यूजर है वो भी एडवांस हो रहा है, और यूजर की ख्वाहिशात भी एडवांस हो रही है। तभी आप देखें हम 2026 में 25 में कोई 20-22 नए मॉडल्स लॉन्च हुए, 2026 की आवाज में 26-27 मॉडल लॉन्च होने, जिसमें से कोई 12-13 हो गए
कोई 12-13 और होने हैं, तो लोगों के पास ऑप्शन आएंगे बेतहाशा। और कस्टमर मेंटली तो प्रिपेयर है कि ये गाड़ी मैंने 3 से 5 साल ही चलानी है, उसके Exactly. बाद उसकी रीसेल क्या होगी नहीं होगी, मेंटली तो आज प्रिपेयर है। आप पैसे भी तो लेस देन 50% दे रहे हैं। एग्जैक्टली, जो फीचर्स आपको मिल रहे हैं आज के दौर में, Yes. वो तो हमें मतलब So 2 करोड़ में भी नहीं मिलते थे। एग्जैक्टली आज भी नहीं मिलते। प्रैक्टिकली आप सोचें, मतलब मैं कोई भी मेगा एसयूवी की बात कर लूं, हमने तो सिर्फ 2 ही नाम सुने थे कि यार या डाला ले लो रिवो या फॉर्च्यूनर, बट अब आपके पास विद इन 10 मिलियन में आपको बड़े अच्छे ऑप्शन मल्टीपल ऑप्शंस आ गए। तो दैट इज हाउ थिंग्स मूव अराउंड। और ये अल्हम्दुलिल्लाह इट्स प्रीटी गुड एट द कंज्यूमर एंड कि आज वो एक्सप्लॉइट नहीं हो सकता। अच्छा आप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, दूसरा बैठा है, तीसरा बैठा है, चौथा बैठा है, 5वां बैठा है। तो दैट इज हाउ थिंग्स इवॉल्व। और ये इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। लोग कहते हैं, हमारे बड़े कहते हैं कि यार काम बहुत मुश्किल हो जाएगा एंड ऑल दैट। आई थिंक जो डीलरशिप सेगमेंट है वो अपनी जगह एक स्टिक फास्ट रहेगा। जो रिटेल सेगमेंट है उसके बाद बहुत ऑप्शन खुल जाएगा। अब जब कस्टमर जाएगा तो आपके पास ये नहीं है कि मुझे सिर्फ उसको रेस देनी है, मुझे उसको वो ऑल्टो देनी है समथिंग। अच्छा भाई ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन। नाउ चॉइस इज योर, चॉइसेस कि आप जो है वो क्या कौन सी लेना गाड़ी लेना चाहते। बड़ा अच्छा आपने डिटेल में बताया अरसलान, थैंक यू। ताहिर साहब, आपकी एक जर्नी है, बड़ा वक्त दिया आपने और मल्टी टैलेंटेड हैं आप, तो इसमें आज के हमारे जो नाजरीन हैं उसको आप बताना चाहेंगे कि किसी भी काम को स्टार्ट करने से लेकर कामयाबी तक एक वक्त चाहिए होता है, सब्र चाहिए होता है, पैशन चाहिए होता है। उस पर थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। ज़रूर, बिल्कुल। देखिए ये तो बात इवन मेरी तो मैंने आपको बताया कि फैमिली की बिजनेस थी, मेरे फादर बिजनेस करते थे, उसको मैंने कंटिन्यू किया। तो इवन मेरे फादर और मेरी फैमिली बिजनेस थी, फिर भी मुझे मेहनत करनी पड़ी और मेरे जर्नी में एक टाइम लगा मुझे एक मुकाम पे पहुंचने में। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप बगैर मेहनत के कोई काम कर सकेंगे। और आपका अब जो आ रहा है ज़माना, जैसे अभी आप लोग बात कर रहे थे गाड़ियों से मुतालिक, तो वाकई अब ये मॉडल डिसकंटिन्यू हो जाएगा। डिसकंटिन्यू होने के बाद फिर ज़ाहिर है नया मॉडल आएगा, उसके पार्ट्स ही, अच्छा मॉडल अब कुदरती तौर पे डिसकंटिन्यू होंगे। डिसकंटिन्यू यूँ होंगे कि उनके पार्ट्स मिलने बंद हो जाएंगे। तो इस तरह ये जर्नी जो है ना, ज़ाहिर है हर जर्नी में मेहनत है। और ये इनकी उस बात से मैं इत्तेफाक करूँगा कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो कार मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसके लिए अब ज़्यादा टफ टाइम है। क्योंकि देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने आईटी आपने इवन स्टार्टिंग में भी कहा था कि अब जो दौर है वो और ज्यादा मुश्किल है। हमारा स्लोगन मैंने आपको बताया ना, फर्स्ट आईटी इंडस्ट्री, यानी किसी ने हाथ ही नहीं डाला था आज तक। लैपटॉप डेस्कटॉप में पाकिस्तान ने किसी ने नहीं डाला था, हमने हाथ डाला था। हमें पता है मॉडल्स चेंज होना ये इतना आसान नहीं होगा, किसी भी मॉडल को किसी इंडस्ट्री में चेंज करना। तो यानी कि बात वही हो गई ना कि अब एक बहुत ही इस्टेब्लिश कोई कंपनी है और वो सोचे कि मेरा तो नाम है XYZ, जिसका भी आपने अभी 3 जापानीज कंपनियों का नाम लिया कि जी हमारा तो काम है, हम नाम पे चल जाएंगे। अब नाम पे नहीं चलेगा बंदा, अब काम पे चलेगा। चाहे कितना पुराना हो, चाहे कितना ब्रांडेड हो, चाहे कुछ भी हो, उसको मेहनत करनी पड़ेगी, उसको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। वो ज़माने ख़त्म हो गए कि जैसे लेट सपोज आपने एक गाड़ी ले ली थी, 25 साल चलती थी, तो बिल्कुल इसी तरह एक आप कारोबार कर रहे हैं तो यार अब तो ठीक है, कारोबार है, मेरा तो कोई मसला नहीं है। हर जगह स्ट्रगल आ गई है। इनोवेशन की ज़रूरत है, कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, स्ट्रगल की ज़रूरत है। कंपटीशन टफ होगा, एवरीडे टफ होगा। और इन्होंने जो बात कही ना कि मैं इनको, बल्कि इनकी बात से मैंने उससे पहले मैंने ये बात कही थी, मैं भी बिजनेस में ऐसे ही बिजी था जैसे अरसलान साहब बिजी है ना। और ये कहते हैं कि भाई वो जो सुबह से लेके शाम तक का टाइम जो है ना वो होता है ऑफिस का, उसके बाद जाहिर है फैमिली के टाइम के लिए मैं वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन को देता हूँ। तो मैंने आपको बताया था ना कि मैं भी बिजनेस में ऐसे ही इन्वॉल्व था और इतनी मेहनत मैंने की है कि आप यकीन करें कि मतलब चाइना में उस जमाने में इतनी नहीं था ये ट्रांसलेटर वगैरह। जी बिल्कुल। तो चाइनीज को खाली ये समझाना कि मुझे पानी पीना है, तो जब हम कहते थे कि ऐसे, तो वो कभी गर्म पानी ला के रखता था, कभी चाय ला के रखता था। उसको ये बताना कि मुझे नॉर्मल पानी पीना है बहुत मुश्किल काम होता था। तो उस जमाने में मैंने चाइना के सफर किए और मैं तकरीबन 3-3, 4-4 महीने रहा हूँ, मेरा ऑफिस वहाँ रहा है। कहने का मकसद ये कि इनकी बात से मैं इत्तेफाक करूंगा कि अपने बिजनेस के साथ साथ, जैसे ये कह रहे हैं फैमिली को टाइम देना चाहिए। मुझे कोरोना में टाइम देने का मौका मिला, लेकिन मेहनत बहुत है, अब मेहनत बहुत है। अब जो काम होगा, कोई आदमी ये नहीं सोचता यार, वो पहले ज़माने में कहते थे यार शुरू में मेहनत कर लो,
फिर आराम से मतलब जिंदगी गुजरती है। अब तो शुरू ये से भूल लेके जाएं। आखिर तक मेहनत अब करनी है शुरू आपने। से आखिर तक आपको फर्स्ट टू लास्ट जो है ना मेहनत करनी जब है। तक सांस है आपने सीखना भी बिल्कुल, है, बिल्कुल, बिल्कुल। सीखना भी है साथ साथ। दूसरी बात ये वो अभी आपने कहा कि फिटनेस से मुतालिक, फिटनेस में मैं क्योंकि बहरहाल मेरा उस्ताद बैठा है फिटनेस में तो इसके आगे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक बड़े बात आपको नहीं ये compliment दिया उस्ताद father ने है, ये आपको। खुद न्यूट्रिशनिस्ट है। एक बात मैं ऐड करूंगा कि देखिए एज वाइज भी होता है। इनकी एज में 1 घंटा कम है। मैं एडवाइस करूंगा कि जो इनकी एज के बच्चे हैं ना उनको कम से कम 2 घंटा लगाना चाहिए, 1.5 से 2 घंटे, क्योंकि उनको पढ़ाई भी चल रही है। पढ़ाई में जितना वो जाहिर है अपने फिटनेस में Anxiety, देखें, उनका stress। ब्रेन उतना तेज चलेगा। तो 1 घंटा मैं थोड़ा सा कहूंगा कम है। इन्होंने बहुत जाहिर ऐसा बताया कि लोग घबरा ना जाए ना, बच्चे घबरा जाते हैं ग्रेजुअली 1.5 घंटा कौन करेगा, तो ये तो जाहिर है बहुत डीप डेप्थ में सोचते हैं, मगर मेरे हिसाब से 1.5 घंटा। दूसरी बात ये हर एज का अलग अलग होता है। अब जाहिर है 60s के बाद या 50s के बाद आधा घंटा भी बहुत है, उसके बाद जाहिर है एज के हिसाब से, फिर उसकी वर्किंग के हिसाब से। तो यंग जनरेशन को तो मैं यही कहूंगा कि भाई आप तो करें 1.5 घंटा कम से कम, 1.5 से 2 घंटा कोशिश करें, जिम भी जी, जाएं, बिल्कुल। ताकि आपका ब्रेन, आपकी एक्टिविटी, आपकी, क्योंकि आपका हमारी फिर वही रिपीट हो रही है बात, इन लोगों का वक्त है बहुत सख्त होगा। हमारा वाला इतना सख्त नहीं था। हमारे वालिद की बिजनेस या इनकी भी जाहिर है फैमिली बिजनेस है, इनके भाई की जितनी आसानी से इन्होंने की थी, इन लोगों का काम इतनी आसानी से नहीं होंगे। इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और बाकी यही बात वही आप जो कह रही हैं, स्ट्रगल तो कभी ख़त्म नहीं होती। इस एज में भी आके मुझे आज भी स्ट्रगल करनी पड़ रही है। हालांकि मेरी बेटी ने जब मैंने फैक्ट्री डाली तो मेरी बेटी ने कहा पापा इस उम्र में आप फैक्ट्री डालने जा रहे हैं, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। मैं कहा नहीं बेटा ऐसा करो, देखो फैक्ट्री बना रहा हूँ 3-4 साल में इंशाल्लाह, फिर मैं आराम करूंगा, चिल करूंगा। फैक्ट्री बनाए हुए मुझे Not तकरीबन- age well. अब मुझे 11 साल हो गए, यकीन करें वो आराम नहीं मिला जो अभी तक। थोड़ा बहुत चिल होता था वो भी खत्म। चला गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और देखें इंसान को अगर सीखना और आगे बढ़ना ना, तो कभी भी उसको ना मेहनत का सफर खत्म नहीं होता। जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन ही इंसान को महदूद रखता है। बिल्कुल सही, और मैं आपने हमेशा बिल्कुल कहता हूं, सही बात कही। तो हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और मुश्किलात का सामना करना है। जब तक मुश्किलात का सामना नहीं करेंगे हमें कामयाबी मिलने वाली नहीं है। ये बात तो अपने पल्लू से बांध ले। अली रज़ा, मैं चाहूंगा कि आज के अगर इस शो को हम सम अप करें तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे यूथ को खास तौर पे? आई थिंक मैसेज यही है कि यू नीड टू कीप फाइंडिंग योर वे। अगेन वही बात कि लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी नहीं पता। यू हैव गुड डेज, बैड डेज, बट जो जिन चीज़ों पे आप कमिटेड हैं उन पे कमिटेड रहें, मेहनत करते रहें। अगर आप मेहनत करेंगे तो ऑब्वियसली यू गेट द रिजल्ट्स। ऐसा नहीं है कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो बिल्कुल ऐसा रिजल्ट ही नहीं है। मिलेंगे। बाकी स्टे अपडेटेड टू टाइम्स। दुनिया बहुत जल्दी बदल रही है। अभी 5 साल में पता नहीं रोबोट्स आ जाएंगे, क्या होगा, AI कहाँ चले जाएगा। तो यू नीड टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड, वेदर दैट बी योर कार्स या आपका बिजनेस, आपकी पढ़ाई। तो खुद को अपडेटेड रखें। और ज़्यादा मेरा ओपिनियन तो ये, इतना आगे का ना सोचे कि आगे का कुछ नहीं पता। एनीथिंग कैन हैपन। जी बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने कि हमें आज के दौर की जो टेक्नोलॉजी है और हमने अपडेटेड जो नॉलेज है वो रखना है। चाहे आपने जितना भी पढ़ा हो, लेकिन जो वक्त और हालात के साथ अपने आप को अपडेट नहीं करता वो पीछे रह जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हालात और वक्त के साथ अपनी जो इल्म है उसको लेके चलें, सीखें और आखिरी सांस तक सीखें। जी ताहिर साहब, कोई मैसेज देना चाहें हमारे नाज़रीन को आप? बिल्कुल यही मैसेज देना चाहूँगा कि अब जो वक्त आ रहा है बहुत टफ है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को संभाल के चलना है। अपनी सेहत को संभाल के चलना है, सबसे पहले अपने रिश्तों को संभाल के चलना है। रिश्तों की तरफ से भी बड़ी कंसंट्रेशन सब खराब हो गई। जिस तरह पहले अपने रिश्तेदारों से मिलते थे, बहन से मिलते थे, भाई से मिलते थे, अब वो उस तरीके से नहीं मिल रहे। ये भी गलत है, ये भी गलत है। इनकी इसके दरमियान सेहत का ख्याल रखना है, रिश्तों का ख्याल रखना है, दोस्तों का भी ख्याल रखना है एक लिमिट में। उसके साथ फिर जाहिर है बिजनेस करना है। अगर आप बिजनेस करने जा रहे हैं और आपने सब कुछ छोड़ दिया, जो मेरा तजर्बा है, मेरा ख्याल है कि वो जो एक होता है ना कि मतलब अकरबा, दोस्त, अहबाब, दुनिया के साथ चलना पड़ता है। ये नहीं कि आप काम में लगे हैं तो आपको पता ही नहीं, आपकी बहन अगर परेशान है, आपका भाई परेशान है, आपका दोस्त परेशान है, तो जिस तरह मतलब अरसलान साहब इस वक्त कर रहे हैं, वर्ल्ड मेमन वाले, इस तरह अपनी कम्युनिटी के लिए भी बहुत कुछ सोचना चाहिए। खाली यही नहीं कि इंसान अपने लिए सोचे। आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जीने का मकसद है कि आप औरों के भी काम आएँ, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखें। जी अरसलान आरिफ नारा साहब, कोई मैसेज? देखिए, मैं एक ही बात करना चाहूँगा कि हमें अपना विजन बहुत डिफाइन करना पड़ेगा एट दिस पॉइंट इन टाइम। अगर हम स्कैटर्ड होंगे
तो हम कभी भी एक टारगेट पे पहुंच नहीं सकेंगे। नंबर 1 इज क्लैरिटी ऑफ योर विजन, और नंबर 2 ये आज का जो दौर है वो अकेले रेस में चलने वाला दौर नहीं है। टीम वर्क, कंसोर्शियम्स, ये आज का एक नीड है और उसको हमें अडेप्ट करना पड़ेगा। नॉट ईजी टू अडेप्ट बट वी हैव टू डू इट। अगर हमें ग्रो करना है, चाहे अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है, चाहे अपने इस नेशन को ओवरऑल साथ लेके चलना है, तो वी ऑल नीड टू कंसोर्ट, टीम वर्क एंड गो टुगेदर। थैंक यू। बहुत अच्छा मैसेज दिया अरसलान आपने। आखिर में मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, स्पेशली ताहिर रिजवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, अली रज़ा आपका बहुत शुक्रिया, एंड अरसलान आरिफ नारा आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। और यकीनन मैं नाज़रीन कहूँगा कि आज के शो का जो मकसद आप तक ये मैसेज पहुँचाना था कि मेहनत, नज़्म व ज़ब्त और मस्बत रवैया ही हर कामयाबी की बुनियाद है। अपनी सेहत पर तवज्जो दें, अपने अपने कारोबार और काम में ईमानदारी रखें, और अंदर ही मैं ये कहूँगा अपने इर्द गिर्द के लोगों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है और फिर आपने अपने इर्द गिर्द अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। रही ज़िंदगी तो कल फिर इंशाल्लाह नए अंदाज में, नए मेहमानों के साथ, नए आइडियाज़ के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं हूँ आपका मेज़बान शाह मोहम्मद, जहाँ गुफ्तगू बदलती है ज़िंदगी। और हम चलते हैं सैयद काशिफ अली की तरफ कि वो हमें आखिर में क्या सुनाना चाह रहे हैं। शफकत जी का, शफकत अमानत का एक सॉन्ग है, सीनों में लेके जज्बात। क्या बात जो है। आप लोगों का टॉपिक था आज का। इरशाद। कितनों के दामन को खुशियों से भरना, जो हो नहीं सकता था वो करके दिखा ही जाना हो। दीवाने चले जब साथ तो बन जाए बात, नहीं अब दूर है मंजिल पास, तो आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। सीनों में लेके जज्बात, हाथों में लेकर हाथा बोलो, कभी ना छूटेगा ये साथ। जैसे भी हो दिन रात बोलो के रास्ते कट जाएंगे, ये बादल छट जाएंगे। हाँ, दीवाने चले जब साथ तो बन जाए बात, नहीं अब दूर है मंजिल पास, तो आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। मायूस होना नहीं, अगर तुम हो नाकाम बोलो, पूरे वो होंगे जरूर। तुमने जो देखे हैं वो ख्वाब बोलो, ये रास्ते कट जाएंगे, ये बादल छट जाएंगे। हाँ, दीवाने चले जब साथ तो बन जाए बात, नहीं अब दूर है मंजिल पास, तो मेरे साथ, आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। थैंक यू।